शाम बखैर और द ब्लैक होल में खुश आमदीद। मैं इसलिए हजूम का हिस्सा नहीं बना, सूरज कभी नजूम का हिस्सा नहीं बना। तो आज हमारा मौजूद सुखन है सूरज, और अगर आप मेरी पुश्त पे बोर्ड पे लिखा हुआ उन्वान देखें, बियॉन्ड द सन्स ग्लो मिस्ट्रीज़ ऑफ आर लाइफ गिविंग स्टार, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस शेरी ताली के बरक्स सूरज भी एक सितारा ही है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सन, our sun, the fiery engine that powers life on earth. And we are going to discuss, say, structure of the sun, explaining the phenomena occurring within its core and on its surface. From solar wind to sunspots, coronal loops to solar flares, we are going to discover the dynamic forces at play. और इसके अलावा briefly हम touch करेंगे the origin of our solar system, and we will explore the interesting possibility of life beyond earth. ये बहुत दिलचस्प मौजू है और इस पर गुफ्तगू के लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर हामिद सलीम, जो मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं। ही सर्व्ड एज चीफ साइंटिस्ट एट पिनस्टेक बिफोर ज्वाइनिंग द NCP, दैट इज़ नेशनल सेंटर फॉर फिज़िक्स इन इस्लामाबाद, एज Director General from 2008 till 2014, where he established several departments. ये वो दौरानिया जब मैं भी QAU में था, तो I have very fond memories of NCP. After 2014, he became a professor in the Department of Space Science at the Institute of Space Technology, a fellow of the Pakistan Academy of Sciences since 2012. Dr. Hamid Salim has published more than 150 research papers in international journals, including 22 as a single author. आपका एक और तारुफ भी है, और वो ये है कि you are an accomplished poet and writer with 3 books to his credit, 2 poetry collections, और उनका उन्वान है साज़ आलम साज और जंगल में जमहूरियत, और एक नसरी आपका काम है बाउनवान साइंस तलाशे हक। आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड turn your cell phones to silent mode so that there is no distraction. प्रेजेंटेशन के बाद, गुफ्तगू के बाद जब हाउस ओपन होगा Q&A के लिए, आप उसमें ज़रूर शरीक होइएगा। जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट सो दैट दिस माइक्रोफोन इज़ गिवन टू यू। उसके बगैर आपकी आवाज़ रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी और ऑनलाइन ऑडियंस तक भी नहीं जाएगी। तो यही थी 2 बातें। नाउ प्लीज़ वेलकम डॉक्टर हामिद सलीम। थैंक यू। हेलो, आवाज़ आ रही है? Okay, so I am very thankful to Najir Afaq for your nice introduction, very good. And no doubt I have spent my youth and young age in writing poetry and these things. And later on, because I was employee of Pakistan Atomic Energy Commission, and there I had to do some research work in the field of plasma physics. So I started learning physics, and now I realized that physics is the poetry of nature. और अगर हम इसको समझें तो जिस जोश और जज्बे से मैं पहले अपनी शायरी लिखता था, अब मैं नेचर की शायरी जो है इसको पढ़ता हूँ। तो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है एक पब्लिक लेक्चर का। मेरी कोशिश तो थी कि मैं इसके अंदर बहुत टेक्निकल चीज़ें, मैथमेटिकल चीज़ें ना डालूँ, कोशिश मैंने की है। इसके बावजूद 1 या 2 स्लाइड्स में शायद मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा कोई एंड पर। वो अगर तबीयत पर गरां गुज़रे तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि एक पिक्चर आपको सन की दें, और पाकिस्तान में अगर स्पेस साइंस और रिसर्च, एस्ट्रोफिज़िक्स वगैरह और यूनिवर्स क्या है, आप देखें कि अगर हम स्टार्ट करें ना ज़मीन से ज़रा ऊपर जाना, स्पेस ओपन शुरू हो जाती है और उसकी अंडरस्टैंडिंग, तो उसका ये फ़ायदा है कि हमारा जहन खुलेगा और हम दूसरी चीज़ों को बड़े आसानी से समझना शुरू कर देंगे, और कन्फ्यूजन फिर जहन से दूर होते हैं। लिहाजा मेरी कोशिश होगी कि मैं सन को ज़रा इंटरेस्टिंग स्टाइल में प्रेजेंट करूं, बजाय बहुत टेक्निकल के। बट इवन देन वी कैन डिस्कस एनीथिंग एंड अदर थिंग, बिकॉज आई विल डिस्क्राइब द होल सन एज अ पिक्चर, एंड देन आई विल डिस्क्राइब a few phenomena which I understand little deeper. Otherwise, you know, science is very vast subject, and no one can claim that he understands it. Therefore, many things, and I also have many questions. But our main aim is to understand whole picture of the sun. What is sun? ठीक है? So ये मैं ठीक
वो ज़रा कर दें उस पर। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। So the title, Dr. Nayyar Afaq has told you that beyond the sun's glow, चमकदार सूरज है, एंड व्हेन वी वर अ चाइल्ड और कॉमन पीपल आल्सो, हम ये समझते थे कि चांद सूरज ये स्पेशल हमारे लिए बना दिए गए हैं, और बाकी सितारे होते हैं पीछे और वो दिन को नज़र भी नहीं आते। तो हमें जब शुरू में फिजिक्स में पता चला कि सूरज एक सितारा है तो बहुत अजीब लगा कि यार बड़ा नॉलेज में इजाफा हुआ। सूरज इज़ ए स्टार, sun, like other stars shining which we see in the sky in night. Only difference is that sun is the nearest star to the earth, therefore we feel its heat, its radiation very strongly, and in the presence of sun in daytime we cannot see other stars, but stars are there. लेकिन हमारा यही ख्याल होता था कि शायद दिन को तारे नहीं निकलते, वो रात को निकलते हैं। Okay, this is the abstract which you have know. So sun and the stars, first of all we should know that after Big Bang, I will not go into details of how universe was made, but these stars which are shining stars, the question which scientists started studying, question was that what is the source of energy? Because lot of energy is given by the sun every moment, every day, and it is continuously shining. So it cannot be coal, it cannot be wood or conventional things, but people did not understand what is it in the beginning when atomic physics was not known, atomic structure was not known, anything. But now we know that sun is a ball of gases. ये कोई solid चीज़ नहीं, it is a ball of gases and mostly hydrogen. Hydrogen is almost 90% and helium is 10%, and I have mentioned the references if you want to see in detail. So there are several books, but this is one of the books which is popular and gives a picture of sun. And other gases are very few, 0.1, less than 0.1%. Oxygen, nitrogen, etc. And sun is not a static ball of plasma as it looks. There is lot of activity going on the sun because it is a gas, high temperature gas. It has a structure which we will discuss. And the thermal energy, because lot of energy is being produced in the core of the sun, so it wants to explode. But gravity, because it has certain mass, so that is the interesting point, that why sun is intact, because the thermal energy wants to explode, but gravitational pull at the center given by gravity keeps it in its shape and form. Other interesting point which we will describe later, that surface of the sun is cooler than the core. This is common sense. People can understand that if main source of energy is in the core, so if we go away from the core, naturally temperature will decrease. But surprising thing, which is a mystery in astrophysics still, and that problem has not been solved. People are trying to understand that outer atmosphere is hotter than the surface, and much hotter. We will see how. And why it is so, we don't know, but people are trying. We will just touch this phenomena slightly. Okay, so I want to describe the parameters of the sun. And if people are interested, I wanted to tell the common people who know little geometry, not much, for example, the law of triangle and Kepler's third law, which we can just describe instead of deriving, then these parameters we can calculate. It is not hypothetical. Simple calculations will tell us that sun has 10 to 30 kilogram mass. Its radius is 0.7 almost million kilometer. While if you compare with Earth, it is about 6,000 kilometer.
So it's much bigger than Earth, and Earth's mass is 10 to 26, 24 kilogram, so about million times more mass than Earth. But the state of matter is very different. There on Sun, it is all gases and not normalized, neutral gases, rather ionized gases, so plasma. If we have, okay, I will describe later. And Earth-Sun distance is known as 1 astronomical unit. Because these are large distances, we don't measure it in centimeters or meters. Even kilometers is difficult. So we just define a new unit of measurement, distance measurement, that is astronomical unit. For example, I think Venus is about 0.7 astronomical unit away from Sun, because it is nearer to the Sun compared to Earth. So here I have just described for the, very young people are also here, perhaps school children. So you should know that in science, we describe 100 as 10 raised to power 2, right? And for example, 1 million, 10 to 6, and billion, जिसको अरब कहते हैं, just 10 to 9. And compare 10 to 9 with 30, that after putting 1, we have to put 30 zeros. It is so big number. So next, Sun has very high temperature and gases are almost fully ionized. I will describe what is ionization for those who are not, student or teacher of science. I expect there are some people who are not from science. Is it true? Because otherwise, yes. So we will describe it. So the point is that the charged particles, as we know, for example, hydrogen. Hydrogen has 1 proton, 1 electron. Proton is named as positive charge. That is name given by human beings. Nature has not given this name. It could be, ये उल्टा भी हो सकता था कि हम प्रोटॉन को नेगेटिव चार्ज कह देते तो फिर इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव कह देते, लेकिन चूंकि शुरू के साइंसदानों ने ये नाम रख दिया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से आए. दीज नेम्स आर गिवन बाय द ह्यूमन बीइंग्स. सो प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, the electron negatively charged. So when they are together in an atom, make an atom hydrogen. So hydrogen atom as a whole is neutral, but it is combination of charged particles. When we heat a gas, the electrons strip off, they leave the proton or nucleus, then we say that the gas is ionized. And when it is ionized, then charged particles are free. जैसे ये हवा है, एयर, इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये मूव कर रहे हैं हर वक्त ड्यू टू टेम्परेचर. अगर हम खामोश भी बैठ जाएं तो ये मूव करेंगे. इसे ब्राउनियन मोशन उसने फर्स्ट टाइम स्टडी किया था. जैसे ग्लास पड़ा हो वाटर का, तो उसके अंदर आपको लगेगा एक दिन पड़ा रहे बिल्कुल कि जैसे स्टेशनरी है, पानी खड़ा नहीं है, उसके तमाम पार्टिकल्स हरकत में हैं. चार्ज पार्टिकल जब हरकत करते हैं तो उसे हम करंट कहते हैं. यहाँ ये जो फ्लो कर रहा है जिसे हम करंट कहते हैं, वजह ये है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं मेटल के अंदर, फॉर एग्जांपल कॉपर, सो दे आर मूविंग. व्हेन दे मूव, it is called current, and when there is current, charged particles are moving, they produce magnetic field. So electric and magnetic fields are associated with charges, as gravitational field is associated with mass. सन ज़मीन का जैसे मास है, मैटर है, इसके साथ ग्रेविटेशनल फील्ड एसोसिएटेड है. इवन हमारे साथ भी है, लेकिन नेग्लिजिबल है. चार्ज पार्टिकल के साथ जो फील्ड्स हैं वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं. लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आती है? अब इसे देखो. कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स चार्ज पार्टिकल की मोशन को अफेक्ट करती हैं. Therefore, it becomes a highly nonlinear system, which is called the plasma. So, and other point is for common people, when we say that sun is a black body, people will say that scientists are mad, right? Because it is shining, and nothing is more shining than sun, but it is assumed to be a black body.
what is black body, we will discuss it, but simply I tell you that we all are approximately the black bodies. The black body means it has historical name that why it is black body, but I will not go into detail then because there is some limitation. So we assume that stars on the sky, they behave like black body, and the radiation coming from them, when we analyze that radiation, we can know about the temperature, surface temperature of the stars. That is the beauty of this black body radiation, because every body emits radiation which has temperature. So we are also emitting radiation, and every other body which is here at some temperature. So the bodies which are at constant temperature, they can be assumed to behave as a black body. और वो एक स्पेक्ट्रम होता है उसका जो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे नहीं करता. किस चीज़, मतलब सिल्वर है, सोना है, लोहा कोई भी है, अगर आपने टेम्परेचर उसका रख दिया 2000 डिग्री या 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सारों की रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम बनेगा मुख्तलिफ वेवलेंथ्स पर, वो सेम होगा. हम ये नहीं बता सकते कि ये सोने से आ रही है और ये सिल्वर से आ रहा. ये इसकी ब्यूटी है. लिहाजा स्टार से जब वो लाइट आ रही है या रेडिएशन और हम वो स्पेक्ट्रम देखते हैं, हमें पता चलता है कि इसका टेम्परेचर सरफेस का क्या है. बाकी है लाइन रेडिएशन और ये स्पेक्ट्रम, वो चीज़ें बताती हैं कि उसकी कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये क्या क्या चीज़ें हैं उसमें हम नहीं जाते. सो इससे ये होता है कि ये जो सूरज है, सूरज का सरफेस टेम्परेचर तकरीबन 6000 सेंटीग्रेड आप समझ लें, वरना जनरली हम केल्विन कहते हैं साइंस की ज़ुबान में, आप सेंटीग्रेड समझ लें, कोई इतना फ़र्क नहीं उसमें. तो अगर आप इसको देखें, आइडियल ब्लैक बॉडी कोई भी, जैसे मैंने कहा सिल्वर, चांदी, सोना कुछ रख दो, अगर उसका 6000 या टेम्परेचर 5900 केल्विन या सेंटीग्रेड है, तो सबका स्पेक्ट्रम एक जैसा ही होगा जैसे सूरज का है. अच्छा, सूरज से जो रेडिएशन आ रही है वो आ रही है, ये है सूरज का स्पेक्ट्रम. चूँकि सूरज आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं है, लिहाजा थोड़ा सा डेविएशन है आइडियल से. ये है आइडियल ब्लैक बॉडी कि अगर हम सचमुच कोई यहाँ पर आयरन या सोना लेके वो उसका एक बना दें ख़ास स्ट्रक्चर और उसको ब्लैक बॉडी की तरह रखें, वो क्या है अभी हम उसमें नहीं जाते, तो जो रेडिएशन आएगी वो आइडियली ये होगी. सूरज है जो आ रही है वो ये है, बिकॉज इट इज़ नॉट आइडियली ब्लैक बॉडी, देयर आर, इट इज़ ओपन सिस्टम, सो देयर आर सम डेविएशंस. एंड अगर हम ये जो रेडिएशन आ रही है, ये है कि जब हम इसका इरेडियंस या इसको मेजर करें एटमॉस्फेयर से बाहर, सैटेलाइट्स जब मेजर करते हैं, तो वो ये स्पेक्ट्रम है उसका, ये वाला. और जब हम ज़मीन पर मेजर करते हैं तो स्पेक्ट्रम चेंज हो जाता है, वो ये है. वजह क्या है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सारे हैं, ये एटम्स बाज़ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं. जिनको एब्जॉर्ब करते हैं वहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन पीक आ जाती है, यहाँ से वो रेडिएशन हमें नहीं मिलती. ठीक है. सो ये है कि अर्थ पर लकीली, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है नेचर की कि हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं. रीज़न ये है कि एटमॉस्फेयर में ये डेंजरस रेडिएशन, बिकॉज दीज आर हाई एनर्जी पार्टिकल्स, ultraviolet radiation, etc. But ozone layer and atmosphere, it stops and absorbs some of the radiation, which is dangerous for health. Most of सूरज की जो radiation है, that is invisible light, invisible spectrum. आप देखें ना, ये पीक जो अर्थ पे हम महसूस कर रहे हैं वो है कि जो रोशनी हम देख सकते हैं. तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स, प्लांट्स के लिए डेंजरस भी नहीं बल्कि ज़रूरी है. ठीक है. अब मैंने ये कहा था कि थोड़ा सा बता दूं कि आयोनाइजेशन क्या चीज़ है. कि अगर हम देखें तो दिस इज़ दी हाइड्रोजन एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ द सिंपलेस्ट पिक्चर. सो इफ़ वी हीट हाइड्रोजन, द इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री. So when electron becomes free, proton also becomes free. So this becomes a system of protons and electrons. So two types of fluids. जैसे पानी और दूध को मिला के लस्सी बना दो, ये इस तरह का हमने दो मिक्सचर कर लिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के. लेकिन दिस इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम. ठीक है. अब आप देखें कि इसका नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है हीलियम.
हीलियम में है 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल करने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। अब नेचर का देखो अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि जब प्रोटॉन के साथ प्रोटॉन मिलाएंगे हीलियम बनाने के लिए, तो प्रोटॉन तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ये ऐसा न्यूक्लियस बन नहीं सकता। लिहाजा हाइड्रोजन से ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं उनमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो उस जिसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहते हैं, ये सिर्फ न्यूक्लियस के साइज़ में जब बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस हों वहाँ अमल करती है। हमारे लिए इट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट ये फोर्स। सो हमारी सारी डायनामिक्स जो क्लासिकल वर्ल्ड की है वो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से गवर्न होती है। ये जो न्यूक्लियस के अंदर की फोर्सेस हैं वो हम पर असरअंदाज नहीं, ना हमें उसकी कोई वो इफ़ेक्ट महसूस होता है। और जब ये गैस, हाँ, जनरली बहुत सी मटेरियल ऐसे हैं कि सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं उनका कर सकता, वो कहीं ना कहीं कंबाइन होना चाहते हैं, सो इस तरह मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये मैं सिंपलेस्ट पिक्चर दे रहा हूँ, अदरवाइज़ क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह में जाएं तो शेल सिस्टम और फलां उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सो अब मैं प्लाज्मा को इतना कुछ करके अब बिल्कुल सिंपल पिक्टोरियली समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो सॉलिड चीज़ें हैं, कुर्सी में चीज़ें बैठी हैं, इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह अपने अपने जगहों पे फिक्स होते हैं। अब उनमें सिर्फ ये वाइब्रेशन हो सकती है ड्यू टू टेम्परेचर या थोड़ी बहुत रोटेशन, ज़्यादा नहीं, ठीक। उसे हीट करो तो ये इनके दरमियान है बाइंडिंग, सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। ये बाइंडिंग टूट जाती है, जब ये टूट जाती है, ये फ्री हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन, कि एक जगह से वो दूसरी जगह जा सकते हैं ज़र्रे मॉलिक्यूल्स, और वो फॉर्म बन जाती है लिक्विड की। वाटर और आइस, यही डिफरेंस, आइस सॉलिड बन जाती है, यहाँ वो ये बॉन्डिंग हो जाती है उनमें, ज़रा हीट दे दें तो मेल्ट होकर वाटर बन गया। वाटर को आपने हीट दिए तो भाप बन गई, वो गैस और लिक्विड, इन दोनों को फ्लूइड कहते हैं। यार ज़्यादा स्लो तो नहीं, ये दोनों फ्लूइड भी कहा जा सकता है। इनमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि गैस जो है ये लेस डेंस है, ठीक है, पार्टिकल एक दूसरे से। अब आप देखें कि इस गैस को, जैसे मैंने कहा कि अगर हम हीट करें और एनर्जी दें तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स अलग हो जाएंगे। अगर हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए, प्रोटॉन्स अलग हो गए। हीलियम है तो इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए, तो न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, जिसको अल्फ़ा पार्टिकल्स भी कहते हैं, वो बन जाएंगे। और हायर एलिमेंट्स वो उनको भी आयोनाइज कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर जब पार्टिकल्स मूव करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव पार्टिकल्स, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होंगी। कंबाइन ये इसलिए नहीं हो सकते कि टेम्परेचर हाई है। सो प्लाज्मा जो है, चूँकि हाई टेम्परेचर है, रिकम्बिनेशन हो नहीं सकती, इट कैन नॉट बिकम ए न्यूट्रल फ्लूइड, इट विल बी ए चार्ज फ्लूइड। लेकिन चूँकि 2 किस्म के चार्जेस हैं और अगर इसके अंदर फ़र्ज़ करो कि कुछ न्यूट्रल्स भी हों तो इट बिकम्स इवन मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो अब आप समझेंगे कि चूँकि सन और स्टार्स पर बहुत हाई टेम्परेचर है, तो तमाम गैसें जो भी हैं, मोस्टली हाइड्रोजन है शाइनिंग स्टार्स में, और कुछ हीलियम है और थोड़ी हैवियर गैसेस, दे ऑल आर फुल्ली आयोनाइज्ड। Electrons and ions are separate. So these stars are basically huge balls of plasma. ठीक है। अब ग्रेविटी चूंकि इसको पुल कर रही है इनसाइड, तो अब क्या होगा, ये आप देखें कि टेम्परेचर की वजह से ये नहीं है कि इनकी कोई डायरेक्शन होती है, ये है रैंडम मोशन। इस चीज़ का भी फ़र्क समझ लें जनरली, कि एक मूवमेंट है, जैसे आप दरिया के किनारे खड़े हों तो पानी बह रहा है ना, इसको फ़्लो कहते हैं। ये है एक एवरेज मैक्रोस्कोपिक फ़्लो, लेकिन दरिया के पानी का एक टेम्परेचर भी है, लिहाजा हर पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहा है और उस पर सुपर इम्पोज्ड अपॉन फ़्लो इज़ दिस स्मॉल मोशंस ऑफ पार्टिकल्स। लिहाजा ये ऐन मुमकिन है कि कहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो, कहीं कम हो, ठीक है। अब हम आते हैं सन अर्थ रिलेशन, ठीक है। अर्थ का पहले हमें यही पता था कि भाई ये गैसेस हैं न्यूट्रल जिसमें हम सांस लेते हैं, और ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन जब रिसर्च जारी हुई, आपने मार्कोनी का नाम सुना होगा कि रेडियो जिसने ईजाद किया,
तो हुआ ये कि आप रेडियो वेव्स का भी नाम सुना होगा, रेडियो वहीं से उसका नाम भी निकला, कि उसने जब ये पता चला कि अर्थ के ऊपर, क्योंकि सन का कुछ अंदाज़ा हो रहा था, मैं थोड़ी सी हिस्टोरिकल साथ बताऊंगा आगे कि किस किस तरह ये रिसर्च हुई। तो जब ये पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं अगर प्लाज्मा हो ऊपर, अगर चार्ज पार्टिकल्स हों, न्यूट्रल में निकल जाएंगी। आप जहाँ रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करो और अगर ऊपर प्लाज्मा ना होता तो हम रेडियो नहीं सुन सकते। लिहाजा जब ये पता चला कि ऊपर जो हमारी एक लेयर है ना, एटमॉस्फेयर जिसे हम कहते हैं, तो इसकी पहली लेयर तो है जो तकरीबन 10 किलोमीटर्स तक है, जिसके अंदर जहाज़ वगैरह भी उड़ते हैं और ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेटली इतनी है कि हम सांस ले लें, ठीक है, लेकिन निचली सतह पर ही रहें तो अच्छा है, ऊपर ऑक्सीजन कम हो जाती है। उसके बियॉन्ड जाएं तो फिर डिफरेंट टेम्परेचर एट्सेट्रा वो भी है, किसी वक्त में उस पर भी इफ़ यू लाइक वी कैन टॉक, इट इज़ इंटरेस्टिंग कि क्या है। लेकिन जब ज़मीन से आप तकरीबन 90 या 100 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो वहाँ क्या है कि सूरज से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल्स को जो अर्थ से ऊपर जाके मौजूद हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में पैदा हैं, उनको आयोनाइज कर देते हैं। लिहाजा वहाँ बन जाता है प्लाज्मा कि इलेक्ट्रॉन्स अलग, आयन्स अलग। लेकिन निचली लेवल पर जो कि 100 किलोमीटर्स पे या 90 पे समझें, वो ई रीजन उसे कहते हैं, वो लोअर रीजन है आयनोस्फीयर का। इट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन से आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर तकरीबन डिफ़ाइन आप कर लें। अच्छा, चूँकि ये आपको पता है गैसेस हैं तो ये बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स्ड। किसी किताब में 80 लिखा होगा, किसी में 90, किसी में 100, मैंने 90 कर दिया कि अप टू 90 न्यूट्रल गैसेस हैं। 90 से 2000 तक एल्टीट्यूड वी डिफाइन एज आयनोस्फीयर, ठीक है। वो भी बाउंड्री फिक्स नहीं है, आप इसको 1800 भी कह सकते हैं, 1700 भी कह सकते हैं। तो आयनोस्फीयर जो है इसके अंदर जो लोअर आयनोस्फीयर है एट अबाउट 100 एंड 250, ये लेयर इसको ई रीजन कहते हैं, यहाँ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं। इसके ऊपर जाएं तो फुल्ली आयोनाइज्ड प्लाज्मा है, लेकिन डेंसिटी बहुत कम है। वी विल टॉक अबाउट डेंसिटीज लेटर। और 2000 किलोमीटर से अबव मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक मैग्नेटोस्फीयर है, ठीक है, अर्थ का। अर्थ इज़ ए डाइपोल मैग्नेट, आपको पता है ना, इसकी डाइपोल फील्ड है, नॉर्थ साउथ पोल। अच्छा, अब के बिलो आयनोस्फीयर न्यूट्रल गैसेस, दिस आई हैव, ओके, सो वी गो अहेड। ये अब पिक्टोरियली, क्योंकि ये फिर समझना, एक पिक्चर जहन में आ जाती है। सूरज यहाँ है, इधर सूरज है, वहाँ से रेडिएशन और पार्टिकल्स आ रहे हैं जो बहुत डेंस नहीं है। ये पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं। ये ज़मीन है छोटी सी, आई थिंक यू कैन सी। इसके देखें ज़मीन खुद कितनी छोटी है और मैग्नेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर का लेवल क्या है, ठीक है, इसके गिर्द कितना बड़ा हाला है मैग्नेट। तो इसका जो ये अगर साउथ नॉर्थ पोल है तो इससे जो डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड बनती है इधर से कंप्रेस होती है, कंप्रेस होके यहाँ बनती है शॉक वेव, बाउ शॉक। ये अलाउ नहीं करती उन पार्टिकल्स को फ्रीली हमारी ज़मीन तक आने में, कि हमें आके वो हिट करें डायरेक्टली। दूसरी चीज़ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये चार्ज पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती हैं, लिहाजा वो चार्ज पार्टिकल बहुत नीचे नहीं आ सकते इन जनरल, फ्यू कैन कम, लेकिन इन जनरल। सो दिस इज़ द सेफ्टी फॉर लाइफ हेयर। और इसकी डिटेल जो है दैट इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग, लेकिन हम इसको अब स्किप कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आ गया कि ज़मीन के ऊपर न्यूट्रल गैसेस, उसके ऊपर आयोनाइज्ड गैसेस विच हैव सम काइंड ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, आयनोस्फीयर, उसके ऊपर मैग्नेटोस्फीयर। और आप देखें कि होता क्या है, ये डे साइड है, ठीक। इसको स्टेटिक ना समझें, बिकॉज अर्थ इज़ रोटेटिंग। हर लम्हे एक नया फेस अर्थ का सूरज के सामने आ रहा है। सो इट इज़ ए वेरी डायनामिक सिस्टम, ईच लम्हे, हर लम्हे बदल रहा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर यही रहता है, लेकिन इट इज़ टाइम डिपेंडेंट। और ये नाइट साइड है, तो सूरज के पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ साथ ट्रैवल करते हुए बहुत दूर तक जाते हैं और वहाँ से
पेनिट्रेट करके आइनोस्फीयर में आ सकते हैं। ठीक, तो कोलंबस का नाम आपने सुना होगा। जब वो ट्रैवल कर रहा था तो हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ें तो उसके जहाज़ में उसने कई दफ़ा ये नोट किया कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत लार्ज हो गई है, और उनको बड़ी डिस्टर्बेंस फील हुई और उन्होंने नोट कर लिया। बाज़ लोगों ने, उसके साथियों ने समझा कि शायद वो किसी नई जगह पहुंच गए हैं कि जहाँ इस तरह का फिनोमेना है। तो साइंस की अगर हिस्ट्री पढ़ो तो वो कॉमन पीपल के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर मैथमेटिकली डिस्क्राइब करो तो वेरी बोरिंग। सो आई एम ट्राइंग इन बिटवीन, राइट। सो अब क्या करते हैं, अरोरा का नाम आपने सुना होगा कि जो नेचुरल फिनोमेना थे, ह्यूमन नेचर है कि वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब जब साइंस नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, तो वो फिर बंदा कहता है कि अच्छा ये तो गॉड्स की तरफ से है। तो ग्रीक माइथोलॉजी में अरोरा गॉडेस ऑफ डॉन, सुबह की देवी है उसका नाम। तो वो कहते थे ये उसका ज़हूर होता है। क्यों? कि ये जो सूरज से पार्टिकल्स आते हैं आइनोस्फीयर में, चूँकि न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी वहाँ हैं, तो ये जो इनकी एक्सेलरेशन होता है ना चार्ज पार्टिकल्स का जब भी, तो वो लाइट एमिट करते हैं। तो फिर कलरफुल लाइट एमिट होती है जैसे कि रंगीन बादल हों, और ये होता है ज़्यादातर उन लैटिट्यूड्स पर जो कि इक्वेटर से परे और पोल के दरमियान है, जहाँ पर स्वीडन, फिनलैंड और ये कंट्रीज़ एग्जिस्ट करते हैं। ये फिनोमेना वहाँ अकर करता है। अब अगर हम अपना देखें एक सोलर सिस्टम अपनी गैलेक्सी में, मिल्की वे जिसे हम कहते हैं, तो ये सोलर सिस्टम मिल्की वे के एक यहाँ करके वाक़या है। ये उसका सेंटर है, ये तकरीबन 0.7-0.8 रेडियस अवे है। ठीक, ये मिल्की वे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, इससे बिलियंस, उनमें से एक सूरज, और सूरज में एक कुछ प्लैनेट्स हैं, उनमें से एक ज़मीन है। जब इसको हम देखते हैं, इसकी वसअत का अंदाज़ा करते हैं, तो यूँ लगता है कि वी आर वेरी अनइम्पॉर्टेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि इससे थोड़ा तकलीफ दुख भी होता है। हम साइंटिफिकली देखते हैं कि क्या है ये सूरज जो है, ये तकरीबन जब से बनी है ना मिल्की वे, ये मूव कर रहा है। अब देखें हमारे साथ यहाँ, इंटरेस्टिंग, ताकि हम यहाँ मतलब हम खड़े हैं, आप बैठे हुए हैं, हमारे साथ 3 किस्म की हरकतें मौजूद हैं। एक, हम ज़मीन के साथ रोटेट कर रहे हैं, हमें पता नहीं। ज़मीन के साथ सूरज के गिर्द मूव कर रहे हैं, हमें नहीं पता। पूरी फ़ज़ा इस गैलेक्सी के अंदर, पूरी फ़ज़ा का पार्ट है गैलेक्सी का, और सूरज के साथ गैलेक्सी के इस सेंटर के गिर्द चल रहे हैं। सूरज जब से बना है अब तक तकरीबन 19 दफ़ा ये गैलेक्सी का चक्कर लगा चुका है, और अपने लाइफ टाइम में, इसका लाइफ टाइम है तकरीबन 10 बिलियन ईयर्स, तो ये अपनी मिडल एज में है, क्योंकि 4.5 बिलियन ईयर्स इसको हो गए हैं, तो ये तकरीबन 40-50 चक्कर लगाएगा। उसके बाद इस पर एक नई सूरत हाल होगी जो हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे एट द एंड। तो ये चीज़ें देखो कितनी मतलब एक दिलचस्प लगती हैं कि हम कहाँ मौजूद हैं और हमें पता नहीं कि कितनी गर्दिशें और वेलोसिटीज़ और ये चीज़ें, मोमेंटम हमारे साथ हैं। और इस तरह अगर सोचें तो हमें लगता है कि जहन बहुत खुलता है कि हम पार्ट ऑफ ए ह्यूज यूनिवर्स, हम इस सारे का पार्ट हैं। और अभी ये गैलेक्सी एक है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। अच्छा, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सन, सोलर स्ट्रक्चर, जो हमारा मेन टॉपिक। सन को उन्होंने, साइंटिस्ट ने, अब ये भी जैसे मैंने कहा कि हर शय का कोई मास्टर नहीं होता, मैं जस्ट आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लेकिन सोलर मॉडल जो है जिन्होंने बनाया और उम्रें गुजारी तब बनता है। ये नहीं होता कि बंदा बैठे ये भी कर लिया, ये भी बहुत टाइम लगता है। तो जिन्होंने सोलर मॉडल बनाया है, ऐसे डेवलप किया है, उन्होंने सूरज को 6 मुख्तलिफ सतहों में या रीजन्स में तकसीम किया है। एक है उसका इंटीरियर, दूसरा है एक्सटीरियर, एंड वी विल डिस्कस बोथ दिस वेरी ब्रीफली। इंटीरियर जो है उसमें कोर है बिल्कुल सेंटर में, उसके बाहर है रेडिएटिव जोन, क्यों है ये भी हम डिस्क्राइब करेंगे वेरी सिंपली, एंड कन्वेक्टिव जोन। इसके फिर ऊपर आता है फोटोस्फीयर जो नज़र आता है। हाँ, बाय द वे एक शय बता दूं कि अगर आपको बहुत शौक़ हो सूरज को समझने का, देखने का, तो इसको नेकेड आई से बिल्कुल नहीं देखना,
क्योंकि वेरी डेंजरस, बंदा ब्लाइंड भी हो सकता है, ठीक है। अगरचे हिस्टोरिकली ये इंटरेस्टिंग बात है। चलो मैं आगे बताता हूँ सन स्पॉट्स में। फोटोस्फीयर के ऊपर है क्रोमोस्फीयर जो नज़र नहीं आता, और उसके ऊपर है कोरोना। कोरोना फिर इन्फिनिटी तक है, हमारी अर्थ, प्लैनेट्स, कॉमेट्स सब सूरज के कोरोना में है, और वहाँ सूरज से जो कुछ सोलर विंड आ रही है कोरोना में वो हिट कर रही है इन चीज़ों को। ये फिर पिक्टोरियली के फिर अगेन समझना आसान हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा एंड आप भी अंडरस्टैंड करते हैं कि जब मास बहुत ज़्यादा है सूरज का तो ग्रेविटी उसकी इसको खींच रही है। इसकी वजह से सेंटर में जो है यहाँ ये जिसे हम कोर डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर बहुत हाई है, डेंसिटी भी बहुत हाई है। जब डेंसिटी और टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, फिजिसिस्ट जानते हैं लेकिन आम बंदों को भी पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाएंगे, जिनको मैं ब्रीफली डिस्कस करूँगा ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो जाए। वो न्यूक्लियर रिएक्शंस कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन, जो कि स्टार्स की कोर में हो रहे हैं और जिनसे बेपनाह एनर्जी लिबरेट होती है। वही सोर्स ऑफ एनर्जी है सूरज का, और वहाँ पर आइंस्टाइन की थ्योरी वैलिड आती है, E=mc², कि मास जो है सूरज का वो डिसअपियर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी जो है वो यहाँ से प्रोपेगेट करती है आउटसाइड रीजन। ये सरफेस है, आप देखें ये डेंस रीजन, ये ज़रा लेस डेंस रीजन रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन क्यों कहते हैं कि यहाँ गैसेज हैं ज़्यादातर स्टेटिक। यहाँ से जो गैमा रेज एंड पार्टिकल्स जो निकलते हैं हाई एनर्जी, वो यहाँ पर स्टेटिक गैस के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोलिजन्स होते हैं। लिहाजा ये प्रोसेस क्या करता है कि गैमा रेज का और पार्टिकल्स का टेम्परेचर और एनर्जी लो करता जाता है। लिहाजा जब ये गैमा रेज सरफेस तक आती हैं तो ये फिर देखो कि नेचर की तरफ से क्या मैकेनिज़्म है कि गैमा रेज हमारे लिए, इंसानों के लिए, एनिमल्स वेरी डिस्ट्रक्टिव, तो कैंसर कर देंगी और मार देंगी सबको। लेकिन यहाँ आते आते बिकॉज ऑफ दिस रेडिएटिव जोन, क्योंकि प्रोसेसेस कोलियंस के होते हैं, इनकी एनर्जी कम हो जाती है, वेवलेंथ बढ़ती जाती है, ये विजिबल लाइट बन जाती है। लिहाजा सूरज की सरफेस तक आते आते ये है विजिबल लाइट, विच इज़ नॉट ओनली कि डेंजरस नहीं है बल्कि यूज़फुल है फॉर लाइफ। ये लिटिल वेरी स्मॉल थिकनेस जो है ये फोटोस्फीयर, इसके ऊपर ये क्रोमोस्फीयर। अच्छा, ये सारे नाम ऐसे ही नहीं दिए, ये डिपेंड करते हैं उसकी डेंसिटी और टेम्परेचर। सूरज का टेम्परेचर और डेंसिटी वेरी करती है। अब क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ से तो एक्सपेक्ट की अंदर जाके तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन सोलर मॉडल बता रहा है कि यहाँ से टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। ये कन्वेक्टिव जोन है। इसका फिर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये यहाँ गैस स्टेटिक थी, यहाँ पर जो थोड़े से हैवियर एलिमेंट्स बन जाते हैं गैसेस, वो क्या करती हैं कि रेडिएशन एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्प्शन की वजह से उनका टेम्परेचर ऊपर की लेयर से ज़्यादा हो जाता है। लिहाजा यहाँ टेम्परेचर कम, यहाँ ज़्यादा होने से क्या होगा कि वो निचला पोर्शन फैलेगा, ऊपर की वो नीचे आएंगे और कन्वेक्शन शुरू हो जाएगी। कन्वेक्शन है कि जहाँ मटेरियल खुद मूव करता है, जैसे आप पतीली में पानी रखें तो वो उबलना शुरू हो जाएगा, या दूध नीचे से, ये कन्वेक्शन शुरू होगी। अब गैसेज यहाँ स्टेटिक नहीं है। इसके ऊपर आ गया फोटोस्फीयर, ये फोटोस्फीयर, इसके ऊपर है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर ग्रीक लफ्ज़ क्रोमो से निकला है, कलरफुल, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने इसको इंस्ट्रूमेंट से ऑब्ज़र्व करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह है ना, तो इनके जो वो बामर सीरीज़ और दूसरी अल्फ़ा सीरीज़ वगैरह हैं, उससे कलरफुल लाइट निकलती है, तो उन्होंने इसका नाम क्रोमो रख दिया। इसका टेम्परेचर। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, मिस्ट्री ऑफ द सन, कि जिसे साइंटिस्ट और जो जनरल थ्योरीज़ हैं, कॉमन सेंस की, फिज़िक्स की थ्योरीज, उससे एक्सप्लेन अभी तक नहीं हुआ कि यहाँ टेम्परेचर इसका अबाउट 6000 केल्विन, यहाँ टेम्परेचर 10,000 और मोर क्रोमोस्फीयर। ये है कोरोना, जस्ट इसके ऊपर, और कोरोना का टेम्परेचर है 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ये राइजेस ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स, और डेंसिटी मिनिमम इससे बहुत कम सरफेस से और अंदर से भी, यानी डेंसिटी कम हो रही है और टेम्परेचर ट्रिमेंडसली इंक्रीज कर रहा है। इन बिटवीन क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना एक लेयर है जो कि जस्ट 100 किलोमीटर्स की है, जो कि सूरज के स्केल पे आप समझे नथिंग, कागज़ रखा हुआ है। उसमें ये ट्रिमेंडस चेंज आता है टेम्परेचर में,
और ये मिस्ट्री हल नहीं हो रही कि क्यों ये हो रहा है। ठीक, ये कोर मैंने आपको बताया कि डेंसिटी टेम्परेचर हाई है, लिहाजा वहाँ हो रहा है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, और उससे एनर्जी निकल रही है। गोया के बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन बम आर ब्लास्टिंग। कोर सूरज की बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन बम के बराबर एनर्जी निकल रही है, जिसको रेडिएटिव जोन में, कन्वेक्टिव जोन में इसको थोड़ा रेजिस्टेंस मिलता है, कम होती रहती है। और हाँ, अब गया एक्सटीरियर जो है सरफेस, क्रोमोस्फियर एंड कोरोना। तो सरफेस तो अबाउट 500 किलोमीटर थिक है। क्रोमोस्फियर जो है ये अबाउट 2000 किलोमीटर अबव सरफेस ऑफ द अर्थ, और उसके ऊपर फिर सारा कोरोना है और सब कुछ उसी के अंदर है कोरोना में। और कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम जो अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ टेम्परेचर 66 यानी 6000 7000 डिग्री, और कोरोना का टेम्परेचर 10 to 6 केल्विन और मिलियन सेंटीग्रेड एकदम, और डेंसिटी बहुत कम, जबकि होना उलट चाहिए कि डेंसिटी कम हो तो टेम्परेचर डिक्रीज करे। ये इसकी मिस्ट्रीज़ हैं। अच्छा, ये अब हमने देख लिया कि चूँकि सूरज के हमने स्ट्रक्चर्स देखा, तो अगर होमोजीनियस होता तो हमें स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक बॉल होमोजीनियस बना देते कि जैसे आम गेंद हम लेते हैं ना, कोई भी सॉलिड, तो वो होमोजीनियस होगा, लेकिन इट हैज़ ए स्ट्रक्चर। सो सूरज इज़ वेरी इन होमोजीनियस बॉल ऑफ प्लाज्मा। इसको अगर हम कट करके देखें तो ये कोर हो गई, रेडिएटिव जोन हो गया, कन्वेक्शन जोन, सरफेस, एंड देन क्रोमोस्फियर, एंड ये कोरोना, जिसमें ये पार्टिकल्स वगैरह और सब कुछ कोरोना में। अब हम आते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आप ये रिएक्शन दिखाने से तो बोरिंग नहीं होगा ना काम, ये तो आप थोड़ा बहुत हो जाएगा। अब देखो कि फ़र्क क्या है केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शंस में, जो कि बड़े डेंजरस हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस को तो आपने सुना होगा ना, सब लोग कहते हैं कि बहुत डेंजरस चीज़ है, जैसे एटम बम बन जाता है फिशन से, हाइड्रोजन बम। वजह क्या है? थोड़ी सी बिल्कुल सिंपल, कि ये जो कोयला हम जलाते थे माजी में, कोयला कार्बन है, हम सब समझते हैं, तो ऑक्सीजन इर्द गिर्द होती है। सो जब कोयला जलाते हैं तो जो सिंपलेस्ट केमिकल रिएक्शन होता है वो है कार्बन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें तकरीबन एनर्जी जो निकलती है 4 eV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो नहीं समझते वो समझ लें कि एक यूनिट है, कोई सी भी चीज़, जैसे मीटर है लेंथ का, सेंटीमीटर, ये एनर्जी का यूनिट है। तो आप जस्ट ये देखें कि 4 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी। अब आप 1 किलोग्राम कोयला जलाएंगे तो मिलियंस ऑफ, पता नहीं बिलियंस ऑफ रिएक्शंस होंगे, तो बड़ी एनर्जी निकलेगी, तो हमें हीट महसूस होगी कि हो रही है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन से। ये जो एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी एनर्जी लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 16, 13, इस तरह। लेकिन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स कहते हैं न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को, ये जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इनके एनर्जी लेवल होते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, 10 लाख गुना ज़्यादा। समझ गए केमिकल रिएक्शन से। लिहाजा जो रिएक्शन न्यूक्लियर में होगा उसके नतीजे में जो एनर्जी खारिज होगी, निकलेगी, वो तो मिलियन टाइम से भी ज़्यादा होगी। सो नो कंपैरिजन विद केमिकल कंबशन। ये वजह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं बनाए जाते हैं, क्यों, वो उसकी ज़रूरत भी है इंसानों को, कि आप थोड़े से फ्यूल के साथ बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, उसको मैं अभी डिस्क्राइब करता हूँ। ये चीज़ तो समझ आ गई ना कि न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी हमें मिलेगी। अब देखें कि 2 न्यूक्लियर रिएक्शन मशहूर हैं, वैसे तो बहुत हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल, अभी डोंट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दीज थिंग्स, और कई तो मैं भूल भी चुका, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में बहुत पढ़ा था। लिहाजा मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि 1938 में इस साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंटली नोट किया कि अगर यूरेनियम, अच्छा आइसोटोप का मतलब तो आप समझते हो कि नहीं? जो नहीं वो मैं बता दूं कि जैसे हाइड्रोजन है ना, तो हमने अभी कहा था कि 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन एटम है।
अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन की न्यूक्लियस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के साथ हम एक न्यूट्रॉन भी ऐड कर दें तो उसके चार्ज पर फ़र्क नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल ही रहेगा। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसके हाइड्रोजन ही के होंगे। इसको हम हाइड्रोजन का आइसोटोप कहते हैं, ये इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, डी से, ठीक है। आइसोटोप वो होते हैं कि जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हों, प्रोटॉन्स का नंबर चेंज ना हो, ठीक है। एलिमेंट बनते हैं, मतलब हाइड्रोजन है 1 प्रोटॉन, हीलियम 2 प्रोटॉन, लिथियम 3 प्रोटॉन, उसके बाद सोना, चांदी, लोहा, लोहे में शायद 56 हैं, मुझे याद नहीं, या कितने 27 याद नहीं है, सोने में शायद 26 या इस तरह। खैर ये एलिमेंट्स जाते हैं 92 तक, ठीक है। आप एक एक प्रोटॉन बढ़ाते रहें 92। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब प्रोटॉन इकट्ठे होंगे तो अनस्टेबल होगा, रिपल्शन होगी, कूलम रिपल्शन। लिहाजा नेचर क्या करती है कि फिर उनमें न्यूट्रॉन्स ऐड कर देती है। ये 235 प्रोटॉन 92 हैं, बाकी सारे न्यूट्रॉन्स हैं जो उसको स्टेबल रखते हैं। सो ये बन जाता है U235, ठीक। इसमें अगर एक न्यूट्रॉन जाके बैठे इसके न्यूक्लियस में तो ये बन जाएगा आइसोटोप ऑफ यूरानियम 236। ये 92 ही रहे प्रोटॉन, उसकी बेसिक कैरेक्टर नहीं चेंज हुआ यूरानियम का, लेकिन आइसोटोप 236 बना जो कि नेचर में स्टेबल नहीं है। इसने स्टेबल नहीं रहना, ये ब्रेक करेगा। ब्रेक करके ये 2 किस्म की कोई चीज़ भी बन सकती है। मैंने जस्ट एक आपका मेंशन करने के लिए रिएक्शन बताया है, इसके बहुत से चैनल हैं, कई चीज़ें इससे बन सकती हैं। लिहाजा ये पहले U236 बनेगा, फिर ये रिएक्टर्स के अंदर जो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये रिएक्शन होता है कि वो न्यूट्रॉन्स फीड करते हैं उसके बाद ये खुद न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन से प्रोड्यूस करता है अपने। तो ये रिएक्शन होता रहता है और ये एलिमेंट्स बनते रहते हैं, इनमें से कई रेडियो एक्टिव हैं। ये वजह है कि ये बहुत डेंजरस चीज़ है, इसको संभालना, इसको मैनेज करना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। लिहाजा इससे एनर्जी तो हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अच्छा, अब ये बेरियम और क्रिप्टॉन बन गया, तो अब हम आगे चलते हैं। दूसरा है फ्यूजन। फिशन में ये होता है कि हैवियर एलिमेंट जैसे यूरानियम था वो ब्रेक करके 2 छोटे एलिमेंट्स बनते हैं, न्यूट्रॉन गामा रेज निकलती हैं। फ्यूजन में ये है कि छोटे एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को अगर आप मिक्स कर दो तो हीलियम बन जाएगी। इसको फ्यूज़ करना कहते हैं ना, 2 को आपने फ्यूज़ कर दिया, इकट्ठा कर दिया। सो जब आप हाइड्रोजन को मिक्स करोगे आपस में न्यूक्लियर लेवल पर मिक्स, ये नहीं कि गैस बना दो ऐसे ही मिक्सचर, वो नहीं। जब न्यूक्लियस इनके आपस में टकराएंगे तो हीलियम बन जाएगी। और हीलियम को, अच्छा एक बाय द वे चीज़ मैं चाहता हूँ कि इंटरेस्ट रहे और मैं जल्दी भी चलूँ। ओहो, अब मैं ज़रा थोड़ा सा फास्ट करता हूँ कि आपने सुना होगा कि लोगों को बड़ा शौक़ था, केमिस्ट्री वहीं से इवॉल्व हुई सोना बनाने का। तो वो सोना क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि उस वक्त पता नहीं, सोना इसलिए नहीं बन रहा था कि वो सारे केमिकल रिएक्शन होते थे। लिहाजा एसिड बन रहे हैं, नई नई चीज़ें, उन्होंने ईजाद बहुत कुछ किया। अल्कोहल भी, ये मुसलमान साइंसदान शामिल थे, ये अल्कोहल नाम इनका रखा हुआ है, अल्कोहल अरबी नाम है, कोहल काहिल से है जो सुस्त कर दे, लेकिन इसको हम नाम लेना पसंद नहीं करते। तो ये तो हमें ऑन करनी चाहिए कि ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये काहिल कर देती है, सुस्त कर देती है। अच्छा, एलिमेंट्स चेंज हो सकता है जब न्यूक्लियर रिएक्शन हो। सोना बनाया जा सकता है थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस, लेकिन वो इतना महंगा पड़ेगा कि असल सोने से भी महंगा है, लिहाजा वो होता नहीं। अब मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ कि ये फ्यूजन भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। ये है अब एटॉमिक रिएक्शंस। मैं ये बता रहा था कि ये अगर हाइड्रोजन है तो ये ड्यूटेरियम रहेगा, हाइड्रोजन ही, इसमें एक न्यूट्रॉन आ गया है। और ये है हीलियम 3 जिसमें 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है। नहीं, ये ट्रीटियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, क्योंकि प्रोटॉन एक ही है, 2 न्यूट्रॉन आ गए। अब हम देखते हैं कि चेन रिएक्शन क्या होता है सूरज पर। ये आगे नहीं जा रही कि अगर ये हम अब रैपिडली देखते हैं कि 2 प्रोटॉन और ये भी 2 प्रोटॉन है हाइड्रोजन के, ये मिल के बना रहे हैं ड्यूटेरियम। ये भी हाइड्रोजन है लेकिन इसमें एक न्यूट्रॉन आ गया। उसके बाद ये ड्यूटेरियम जो यहाँ बना, ये फिर हाइड्रोजन, क्योंकि वो अवेलेबल है कोर के अंदर ऑलरेडी, उससे रिएक्ट करेगा, हीलियम 3 बनाएगा। हीलियम 3 के 2 न्यूक्लियाई आपस में इंटरेक्ट करके हीलियम 4 बनाएंगे जो कि स्टेबल है।
हीलियम 3 स्टेबल नहीं, हीलियम 3 ने हीलियम 4 बना दिया। अब अगर आप देखें तो 6 हाइड्रोजन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ किए, जिसके नतीजे में एक हीलियम बना और 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियस फिर सिस्टम को वापस हुए। इसका मतलब है कि 4 जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस थे उन्होंने एक हीलियम न्यूक्लियस बनाया। लिहाजा इस सारे सिस्टम को हम ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं कि 6 हाइड्रोजन एटम्स न्यूक्लियाई एक हीलियम 4 न्यूक्लियाई बना के 2 हाइड्रोजन वापस कर देता है। इसका मतलब है कि 4 हाइड्रोजन एटम्स जो थे, जो प्रोटॉन थे, 4 प्रोटॉन्स ने एक हीलियम न्यूक्लियस बनाया। इस मैकेनिज़्म में अब समझने की चीज़ सिर्फ ये है कि आइंस्टाइन की थ्योरी क्या है, E=mc², कि इन 4 प्रोटॉन्स का मास न्यूक्लियस जो था हीलियम का जो बना उससे ज़्यादा था, बहुत थोड़ा ज़्यादा, बहुत नहीं, बहुत थोड़ा फ़र्क, लेकिन वो था एक रिएक्शन में। वहाँ रिएक्शन हो रहे हैं बेशुमार, लिहाजा वो एक रिएक्शन में जो एनर्जी निकली, इसको मास डेफिसिट, ये जो फ़र्क था मास का, वो मास किधर गया, डिसअपीयर हो गया। और किस फॉर्म में हुआ कि उसने ये जो पार्टिकल्स बने थे उनको एनर्जी दी थी। वो स्टेशनरी पैदा नहीं हुए, हरकत करते हैं, उनकी एक वेलोसिटी होती है। लिहाजा ये जो प्रोसेस है, और नंबर ऑफ रिएक्शंस अब आपको मैं बताता हूँ कि कितने हो रहे हैं, कैलकुलेशंस हैं ये भी। 10⁻38 रिएक्शंस, फ्यूजन रिएक्शंस कोर के अंदर पर सेकंड हो रहे हैं। तो अगर एक रिएक्शन से आपकी वो एनर्जी निकली तो पर सेकंड जो एनर्जी है 10 to 26 जूल्स पर सेकंड, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसमें सूरज की सरफेस से लेकर जब रेडिएशन यहाँ पहुँचती है तो जून के महीने में चलना मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हैं, ये सारी फ्यूजन है जो अंदर हो रहा है, और अगर इसके गिर्द ये मैकेनिज़्म ना हो तो लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। सो नेचर ने बहुत कमाल किया हुआ है सारा। और अब मैं डिटेल्स में नहीं जाता, वरना मैंने ये भी लिखा था, ये इसको छोड़ देते हैं। हाँ हम तो हाँ अब हम डायरेक्ट, अच्छा ये देखो 10 to 38 बताया, 700 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन पर सेकंड जल रही है वहाँ, पर सेकंड, और 1 टन है 1000 किलोग्राम। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि सूरज पर क्या हो रहा है। हाँ, और सूरज की का जो मास है वो बिलियन किलोग्राम पर सेकंड ज़ाया हो रहा है, वो बाहर सर्फ भेज रहा है स्पेस में, लेकिन उसके मास को, क्योंकि वो है 10 to 30, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सूरज वहीं का वहीं। तो अच्छा, इस चीज़ को अब हम ज़रा स्किप करें। सोलर विंड, अब ये सारा मैंने लिखा था कि थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो कि किस तरह लोग ना साइंस में बच्चों की तरह चलते हैं, अंडरस्टैंड करते करते। मसलन एक साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया कि प्लाज्मा, क्योंकि ये गैस हो गया था उनको कि प्लाज्मा इजेक्ट होता है वहाँ से, क्योंकि आइंस्टाइन ने 1905 में बता दिया था कि एनर्जी कन्वर्ट होती है। सो 1926 में एडिंगटन एक साइंटिस्ट है, मे बी मैं आगे मेंशन करूँ, उसने कहा था कि ये जो है सूरज, इस पर जो है ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से इतनी एनर्जी पैदा हो रही है। कैलकुलेशंस बाद में हुई। वो जब ये पता चल गया तो ये भी फिर पता था कि ये प्लाज्मा बना होगा, प्लाज्मा की रिसर्च पैरेलल हो रही थी। तो इसने, चैपमैन ने 1929 में आइडिया दिया कि प्लाज्मा जो है ये सोलर फ्लेयर्स जो है वहाँ से आता है मटेरियल और वो हिट करता है, तो ज़मीन के इर्द गिर्द मैग्नेटिक स्टॉर्म आने की जो वजह है ज़मीन पर वो ये है। बियरमैन, ये भी एस्ट्रोफिजिसिस्ट था, इसने बताया कि सन से मुसलसल पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। चैपमैन ने एक मॉडल पेश किया, जैसे अभी हमने सूरज का स्ट्रक्चर दिया ना, तो मॉडल बनाते हैं, उसने मॉडल दिया कि अगर ये पार्टिकल्स वगैरह निकल रहे हैं तो सूरज इंटैक्ट कैसे रह सकता है अगर वो थर्मल एनर्जी और सारा कुछ है। उसका जो मॉडल था उसमें उसने कोरोना से पार्टिकल की वेलोसिटी कंसिडर नहीं की, उसने कहा कि ये स्टैटिक है सूरज, लिहाजा ये उससे एक कमी रह गई, जिसको अगले एक साइंटिस्ट ने E.N. पार्कर, ठीक है, इसने एक मॉडल बनाया जिसमें बताया कि कोरोना जो है ये कॉन्टीन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है और सूरज अपने पार्टिकल्स और अपना मास कॉन्टीन्यूसली स्पेस में भेज रहा है। 1959 में
ये सैटेलाइट्स ल्यूनिक 3 एंड वीनस 2, इन्होंने सोलर विंड को डिटेक्ट किया, कि पता चल गया कि जो मॉडल बना था, क्योंकि डिटेक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन साइंस में ये बहुत ज़रूरी है, खाली ख्याली बातें नहीं कि यूँ हो रहा होगा यूँ होगा, नहीं, उसका प्रूफ चाहिए। सो ये प्रूफ मिल गया। 1962 में एक अदर सैटेलाइट मैरिनर 2, इसने सोलर विंड की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी, और आप देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना है ये इमेजिन करेंगे ना, इतना सा वॉल्यूम, इसके अंदर सिर्फ 5 पार्टिकल्स हैं। अच्छा, अब लगेगा कि 5 तो बहुत होते हैं, जैसे इस कमरे में थोड़े से बंदे हैं तो लग रहा है कि बड़े बंदे हैं, लेकिन इसको कंपेयर करो। इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि एक ना बेंचमार्क रखते हैं, हमेशा कंपेयर करते हैं कॉमन सेंस से चीज़ों को। आप इसको एयर से कंपेयर करो। एयर के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 10 to 19 पार्टिकल्स, एक डाल के 19 सिफर, और यहाँ सोलर विंड में सिर्फ 5 हैं, 5, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, डेंजरस पार्टिकल। अच्छा, ये सोलर विंड का आप देख रहे हैं पिक्चर, ये सूरज है, ये फ्लेयर है, ये इसको आके हिट करेगा, इसको अभी हम डिस्क्राइब करते हैं सोलर मास इजेक्शन। ये ग्रैनुल्स यूँ उबलता हुआ जैसे पानी होता है ना सूरज में, मैंने ज़्यादा चीज़ें रख दी हैं, मैं फास्ट चलता हूँ अब इसको। सन स्पॉट्स, ये था कि इवन चाइनीज़ ने 600 BC बिफोर कबल मसीह नेकेड आई से, लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इसको देखना नहीं है, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब बादल आ जाएं आगे या कुछ रख के देखो तो आपको ये नज़र आता है कि सूरज पर कुछ काले निशान हैं। असल में वो काले नहीं हैं, वो भी रोशन हैं, लेकिन चूंकि इर्द गिर्द का मटेरियल ज़्यादा रोशन है तो वो काले नज़र आते थे, उनका नाम उन्होंने सन स्पॉट्स रख दिया। फिर कोरोनल लोब्स, सन से ट्यूब्स निकलती हैं प्लाज्मा की, ठीक है। अब ये वो जो है मैंने आपको कहा सन स्पॉट्स, ठीक, ये लोब्स, और आप इनके कंपैरिजन में ये साइज़ अर्थ का देख लो क्या है, इतने बड़े बड़े लोब्स वहाँ पर मौजूद हैं। सो सन इज़ वेरी एक्टिव। ये एक प्रोमिनेंसेस, सोलर फ्लेयर, सोलर मैस इजेक्शन, मैं मेरा ख्याल है इसको ना पिक्टोरियली समझाता हूँ सिर्फ। ये है सोलर फ्लेयर कि एकदम किसी रीजन में बहुत ज़्यादा रेडिएशन पैदा होती है। होता यह है कि चूँकि सूरज बहुत टर्बुलेंट है, आपने देखा ना, हाई टेम्परेचर, लो डेंसिटी गैसेस और हर वक्त हरकत, लिहाजा क्या होगा कि जब वहाँ पर करंट्स और चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होंगी, मैग्नेटिक फील्ड बहुत राइज करेगी, और फिर जब वो बहुत राइज करेगी एक स्टेज आती है जहाँ अनस्टेबल होकर वो एकदम एनर्जी रिलीज़ करती है और ये चमक पैदा होती है। ये है सोलर मास इजेक्शन। ये जो बबल है ना, बहुत बड़ा गैस का गोला, ये सूरज कभी कभी फेंकता है स्पेस में। इनमें से अगर कोई गोला आके ज़मीन की तरफ हो, मसलन हो सकता है कि हमारी ज़मीन इधर हो, ठीक है ना, हमें पता भी नहीं चलेगा किधर किधर हो रहा है, लेकिन अगर ये हमारी ज़मीन की तरफ हो तो फिर मैग्नेटिक स्टॉर्म आएगा, क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड आके हमारी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी, तो ज़मीन पर चेंजेस आएंगे। और अब साइंटिस्ट ये स्टडी कर रहे हैं कि ये चेंजेस इवन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है और ये कम्युनिकेशन, इसको बहुत डिस्टर्ब कर सकता है अगर किसी वक्त स्ट्रॉन्ग आ जाए, क्योंकि कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं कुछ कम। अब ये मेरे स्टूडेंट ने मेरी हेल्प की है, मैं इतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं हूँ, तो वीडियो है उससे ज़रा थोड़ा आपको, यार ये वीडियो दोनों 1 by 1 चला दें, फ्लेयर और नीचे जिसको मर्जी। ये है सूरज जो कि हमें बड़ा शरीफाना अंदाज में नज़र आ रहा है, उस पर क़यामत बरपा है हर वक्त। ये अब इस तरह ये जो सोलर मास इजेक्शन है ना, वो कुछ टाइम में ये देखा, ठीक है, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, अगर आपका शौक़ हो वो वहाँ से लें, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना कि हो क्या रहा है वहाँ, कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह रिलीज़ करती है मटेरियल इन द। अब सोलर स्पीक्यूल्स, ये एक वो काम, मैंने कहा ना बहुत से यहाँ पर फिनोमेना हो रहे हैं, सारों को बहुत डिटेल में मैं भी अंडरस्टैंड नहीं करता। अब एक फिनोमेना है सोलर स्पीक्यूल्स।
इसमें थोड़ा सा मैंने भी काम किया है, तो वो थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूँगा विदाउट मैथमेटिक्स और इंटरेस्टिंग। अब पहली चीज़ समझने की ये है कि हमने दरख्त देखे हैं ज़मीन पे, हम लोग भी हैं, ठीक है ना। तो पहले चलो मैं फिनोमेना बताऊँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये है कि सन की सतह से प्लाज्मा के सिलेंडर्स उभरते हैं, ठीक है, जैसे घास उगती है ज़मीन पर, ठीक है। किसी भी एक वक्त में अगर आप उसकी डिस्क को देखें तो तकरीबन 1 लाख से 5 लाख के दरमियान ये सिलेंडर्स वहाँ हर वक्त मौजूद हैं। ये पैदा होते हैं, डिके करते हैं, पैदा होते हैं, डिके करते हैं, एक ख़ास हाइट तक जाते हैं, ऊपर नहीं जा सकते, फिर ये डिके कर जाते हैं। क्रोमोस्फीयर जो है उसके लोअर रीजन से पैदा होते हैं, ट्रांजिशन रीजन को अबूर करते हैं, कोरोना में जाते हैं थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स हाई, और उसके बाद ये या डिके कर जाते हैं या आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो जाते हैं। अब ये सोचने की बात थी, ये ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन है, फिर हम मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे। और इसकी स्पीड जो है ना वो 10s ऑफ किलोमीटर्स पर सेकंड है राइज करने की ज़मीन से। ये है, आप देख रहे हैं घास, ये प्लाज्मा की घास, आग की घास है, ये किस्म की सिलेंडर लाइक। बियरमैन ने 1950 में एक आइडिया प्रपोज किया था कि स्टार्स में मैग्नेटिक फील्ड क्यों पैदा होती है, क्योंकि ये सूरज भी मैग्नेटाइज्ड स्टार है ना, उसकी फील्ड। तो उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन और का टेम्परेचर और डेंसिटी अगर वेरी करें तो टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। ये उसका आइडिया था, जो लोगों ने इस्तेमाल करके लेज़र प्लाज्मा इन जो एक्सपेरिमेंट से 1970 के शुरू में हुए अमेरिका और रशिया वगैरह में, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा हुई वो मेगा गाउस में थी। और गैलेक्सीज, हर गैलेक्सी जो है लार्ज स्केल मैग्नेटिक फील्ड रखती है। वो भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, किसी वक्त हम उस पर भी बात कर सकते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होती हैं। तो इस मैकेनिज़्म से उन्होंने उन फील्ड्स को स्टडी किया। उसी मैकेनिज़्म पर बियरमैन के बेस करके एक मॉडल बनाया, EMHD, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स। इसमें यह है कि उन्होंने कहा कि प्लाज्मा की इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करो टू स्टडी ए सिंपल प्रॉब्लम। इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को समझो इनर्शियल ऐसे हैं, बिल्कुल ये फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को, और आइंस क्योंकि हैवियर हैं इनको स्टैटिक समझ लो कि स्टैटिक है। इसको मैंने जब स्टडी किया ना काफ़ी साल पहले, तो नोटिस ये किया कि जो आइंस की ऑसिलेशन पीरियड है ना वो शॉर्टर है कंपेयर टू दी पीरियड और टाइम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन। देयरफॉर आइंस शुड नॉट बी कंसिडर्ड स्टैटिक। तो उसे लेके शुरू में तो बहुत क्लियर मुझे भी नहीं था, लेकिन फिर मैंने कुछ स्टडी किया और ये सलूशन जो है प्लाज्मा इक्वेशंस के क्योंकि एक आइडिया तो था कि आइंस को आप कंसिडर करें, लेकिन शो कैसे करें कि आइंस का, क्योंकि वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं, इनको एनालिटिकली सॉल्व करना नहीं पॉसिबल। लोगों ने कंप्यूटर सिमुलेशन से इसमें बड़े फिनोमेना स्टडी किए, इंटरेस्टिंग और बड़ी चीज़ें, आयन डायनामिक्स भी इंक्लूड की है, रेजिस्टिविटी की, बहुत कुछ किया। लेकिन अगर आप सिर्फ एनालिटिकल कैलकुलेशन करना चाहें तो हमें फिर प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को स्टडी किया, एक सोल्यूशन, एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाला प्लाज्मा इक्वेशंस का इन 2010। उसके बाद जो है आपने नाम सुना होगा एस्ट्रोफिजिकल जेट्स, एक्रीशन डिस्क्स, इनमें से ये प्लाज्मा के जेट्स निकलते हैं। ये बड़ा हाईली रिलेटिविस्टिक हैं। ये यंग स्टेलर ऑब्जेक्ट्स है, जो नया स्टार बन रहा हो उससे भी इस तरह के निकलते हैं, ठीक है। और ये हैं कि मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए गए कि स्पीक्यूल्स क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम ज़रा जल्दी आगे जाते हैं। ये वेरिएशन है टेम्परेचर की सूरज पर। ये फोटोस्फीयर पहले ये टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है, फिर इंक्रीज़ करता है क्रोमोस्फीयर। यहाँ आप देखें एकदम जंप लगता है टेम्परेचर को, ठीक। अब हमारे पास जो ऑब्ज़र्वेशन है ये सारा मैं बता चुका, छोड़ दें। अब मैं आता हूँ कि हम कैसे जनरेशन ऑफ स्पीक्यूल्स और उनका लाइफ टाइम, उसका लाइफ टाइम है 5 से 10 मिनट, यानी वो क्रोमोस्फीयर में बनते हैं, ऊपर उठते हैं और 5-10 मिनट में ये फिनोमेना ख़त्म हो जाता है। अब इसको हम अगर स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या हैं।
कि स्पीक्यूल्स आर क्रिएटेड इन लोअर क्रोमोस्फीयर, दिस इज ऑब्जर्वेशनल फैक्ट। दूसरा कि टेम्परेचर इंक्रीजेज इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज ऑब्जर्वेशनल फैक्ट कि ट्रांजिशन रीजन क्रोमोस्फीयर और कोरोना में ऊपर टेम्परेचर बढ़ा है। और उसके बाद है कि ये कोरोना के अंदर फाइनाइट हाइट अटेन करते हैं, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है, या थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, और उसके बाद डिके कर जाते हैं। तो आखिर वो क्या प्रोसेस है, क्यों हो रहा है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ, यहाँ ये चीज़ें जहन में रखकर एक मैंने मॉडल बनाया था कि अगर टेम्परेचर वर्टिकल डायरेक्शन में राइज कर रहा हो तो किसी जगह भी, जैसे मैंने कहा कि यहाँ गैस है और अगर प्लाज्मा है आयोनाइज्ड गैस और टर्बुलेंट का मतलब है कि कहीं डेंसिटी बढ़ रही है, कहीं कम हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर तो गिवन है ऊपर, किसी जगह भी डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ गई जो कि बाद में ख़त्म हो जाएगी, तो वो डेंसिटी को एक फोर्स मिलेगी जो कि मैंने यहाँ स्किप की है कि वो शो ना करूँ, जो उसको अपवर्ड वेलोसिटी देगी। लिहाजा वो जो स्ट्रक्चर डेंसिटी का कहीं भी बने उसको एक ऊपर का धक्का लगेगा। अब इसको अगर आप समझें कि जैसे वो स्पीक्यूल ऊपर को जा रहा है ना, एक डेंसिटी स्ट्रक्चर सिलेंडर, तो मैंने देखा कि जैसे दरख्त हैं एक फाइनाइट हाइट तक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं। हम भी बच्चे जो बढ़ते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी काम हो रहा है, लेकिन वहाँ डिफरेंट रिएक्शंस अमल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड और फोर्स सूरज की ग्रेविटी से लार्ज हो जाए तो वो जो स्ट्रक्चर है ऊपर को उठना शुरू हो जाएगा। अब बात है कि वो उसके बाद डिके कैसे करेगा या फाइनाइट हाइट तक, तो उसको हमने 3 रीजन्स में डिवाइड किया। ये एक इमेजिनेटिव है उसका कि कैसे वो बने और किस तरह वो मुख्तलिफ रीजन्स में जाएंगे। ये मैथमेटिक्स आप छोड़ दें, इसमें सिर्फ इतना है कि ये टेम्परेचर राइज कर रहा है, जेड इज़ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और ये डेंसिटी स्ट्रक्चर है जो एक्स वाई पर और टी पर। ये असल में स्टेप फंक्शन है कि इससे पहले के जो सोल्यूशन थे उनमें मैंने डेंसिटी कांस्टेंट रखी थी। अब हमें चाहिए था डेंसिटी वेरिएशन कि टाइम के साथ, क्योंकि कुछ टाइम लगता है ना स्ट्रक्चर को बनते हुए, तो ये मैंने सोच तो लिया लेकिन मुझसे सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। मैंने निकाला एक्सपोनेंशियल टाइप सोल्यूशन, वो टेक्निकल बात है, वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ करता है। तो मैं चूँकि एक विज़िट मैंने किया, अच्छा ये देखें, ये बियरमैन की इक्वेशन है। अगर हम आयंस को छोड़ दें तो ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि डेंसिटी और टेम्परेचर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब जब हम आयंस को रख के देखते हैं एक सोल्यूशन निकाल के, तो पता चलता है कि ये आयंस की वेलोसिटी इज़ एसोसिएटेड विद डेंसिटी और टेम्परेचर ग्रेडियंट्स, और अगर इनको ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाती है। तो इसका मतलब है प्लाज्मा वोर्टिसिटी इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड मेनली, और लार्ज फ्लो प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू ग्रेडियंट्स, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। सो ये फाइंडिंग थी। तो मेरा बेटा क्वांटम मैकेनिक्स करता है, क्वांटम कंप्यूटिंग। अब वो अक्सर लिफ्ट तो नहीं कराते ना बच्चे बाप को, तो मैंने ऐसे जिक्र कर दिया सैर करते हुए, हमें करा रहा था कि यार वो मैंने सोल्यूशन एक निकाला है तो एक्सपोनेंशियल है। वो कहने लगा ये तो फिजिकल नहीं है, आप उसको स्टेप फंक्शन में देखें। तो वो फिर मैंने स्टेप फंक्शन इंट्रोड्यूस किया, उसके लिए डेंसिटी के लिए डेल्टा फंक्शन, तो वो मैथमेटिकली उसने मुझे हेल्प की, अदरवाइज़ उसको प्लाज्मा का नहीं पता था। तो वो फाइनली हमने इसका ये किया। लेकिन मुझे ये शौक़ पैदा हुआ, और मैं चाहता भी हूँ कि हमारे भी मुल्क में और हो कि घरों के अंदर भी ये बातें चलें। और आप देखें ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि इल्हाम ही होता है, कोई फरिश्ता आके बताता है। आप कोशिश करें, शौक़ हो। तो हम बैठे और ये डेंसिटी का उसने स्ट्रक्चर बनाया जो कि मैं नहीं बना सकता कंप्यूटर पे, ये सारा काम फिर उससे करवाया। ये स्ट्रक्चर सपोज हमने किया कि बन जाता है, टेम्परेचर अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रहा है, लिहाजा ये क्या करेगा कि ऊपर उठना शुरू कर देगा। अब यहाँ पैदा हुआ क्रोमोस्फीयर में, जहाँ इसने लीनियरली टाइम गुजारा, आगे गया तो ट्रांजिशन रीजन था। ये अच्छा स्कीमेटिकली शो करने के लिए ना हमें ज़रा विड्थ ज़्यादा देनी पड़ी है, वरना यहाँ बहुत ही फ्यू सेकंड्स रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एकदम इसकी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है राइज की, ये फाइनल वेलोसिटी तक पहुँचा, ट्रांजिशन रीजन को अबूर किया, कोरोना में एंटर हुआ। अब कोरोना में टेम्परेचर ग्रेडियंट ख़त्म हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो फोर्स थी जो ऊपर ले जा रही थी वो ख़त्म हो गई।
अब कौन सी फोर्स है जो इसे रिड्यूस करेगी? वो है सूरज की ग्रेविटी, दैट इज़ द नेगेटिव फोर्स। अब ये उसके अगेंस्ट काम करके एक सर्टन हाइट तक जाएगा, उसके बाद इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ये मॉडल जो है ये प्रेजेंट हमने किया। ये वेलोसिटी का स्ट्रक्चर है, इसे भी जल्दी, ये भी स्कीमेटिकली है कि यहाँ ये क्रोमोस्फीयर पे डेंसिटी प्रोड्यूस हुई। हाँ, वीकनेसेस हर थ्योरेटिकल मॉडल में रह जाती हैं, स्पेशली अगर एनालिटिकल करो। इसकी वीकनेस ये है कि हमने डेंसिटी स्ट्रक्चर जो यहाँ पर एज्यूम किया कि स्टेप फंक्शन से एकदम बन गया और उसके बाद उसने ऊपर उठना शुरू कर दिया, उसे जेड डायरेक्शन में हमें कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ा, वरना सोल्यूशन हमारा जो है ना हम नहीं निकाल सकते। अगर क्योंकि नेचुरली अगर वो ऊपर को उठेगा तो जैसे जैसे हाइट अबूर करेगा उसके अंदर चेंजेस आएंगे और वो ज़रूर हाइट पर भी डिपेंड करेगा, तो वो हमने इसको कांस्टेंट एज्यूम किया। अब इसको टेबल की फॉर्म में आपको शो करता हूँ कि आप ये देखें कि ज़ीरो वेलोसिटी थी क्रोमोस्फियर में। हमने हाँ इस डेंसिटी स्ट्रक्चर को एनालिटिकली कंप्यूटर पे अगर हो ना, जो मैं स्टूडेंट से भी कह रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं सिमुलेशन के, कि अगर ये डेंसिटी स्ट्रक्चर हमने फॉर्म कर दिया तो मैं इसको कंप्यूटर पे सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक, हमने क्या किया कि दो पॉइंट्स एज्यूम किए, एक सेंटर का जहाँ मैक्सिमम डेंसिटी थी, एक कॉर्नर का। दो पॉइंट्स किए कि कम से कम इन दो पॉइंट्स को हम शो कर दें कि इनका अपवर्ड एक्सेलरेशन सोलर ग्रेविटेशन से ज़्यादा है, लिहाजा पूरे का पूरा ये ऊपर उठेगा। अब आप इन दो पॉइंट्स को देखें कि क्रोमोस्फियर में इनिशियल डेंसिटी थी ज़ीरो, वेलोसिटी, एक मिनट, ये क्रोमोस्फियर है ना, इनिशियल वेलोसिटी हर पॉइंट पर ज़ीरो है क्योंकि कोई अपवर्ड वेलोसिटी नहीं है। ठीक, वहाँ एक्सेलरेशन पैदा हुआ, लिहाजा इसकी जो फाइनल वेलोसिटी इसने गेन की वो आप जानते हैं ना, x इज़ इक्वल टू वी टी या ए टी। तो एक्सेलरेशन अगर अपवर्ड पैदा हुआ तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो वो क्रोमोस्फियर से ऊपर उठ गया। आगे था ट्रांजिशन रीजन, वहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट था बहुत लार्ज, लिहाजा वहाँ अपवर्ड एक्सेलरेशन बहुत फास्ट मिला। वो रीजन इसने फ़ौरन जो है, देखो ये ग्रेडियंट्स वगैरह बहुत लार्ज है फोर्स, यहाँ पर इसने हाई वेलोसिटीज अटेन की। उसके बाद दाखिल हुआ कोरोना में इसके ऊपर फोर्स अपवर्ड ख़त्म हो गई, लिहाजा वो स्लोली उस फोर्स ने इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो कर दी। सो ज़ीरो से स्टार्ट होकर ज़ीरो वेलोसिटी, सो इट मीन्स कि इसने लाइफ ली, वहाँ से ऊपर गया और ऊपर जाके डेड हो गया और ख़त्म। इस सारे को फिर हमने टाइम भी इसका जो कैलकुलेट किया वो लकीली उसका टाइम 7-8 मिनट्स आया, लिहाजा ये एक एक्सप्लेनेशन इस फिनोमेना की हुई। अब आप ये बताएं कि 5-10 मिनट हैं आप लोगों के पास, क्योंकि ये चीज़ आपको अब इंटरेस्टिंग लगेगी। एंड पे मैंने रखी है 2 या 3 स्लाइड्स हैं। इसे कहते हैं 11 ईयर सोलर साइकिल। ठीक, ये 11 ईयर सोलर साइकिल क्या चीज़ है? अच्छा, फिर वही बात कि इतने फिनोमेना हैं कि डिस्क्राइब तो किया हुआ है बुक्स में, लेकिन ये अभी साइंटिस्ट को भी सारा बहुत डिटेल में नहीं पता, लेकिन मुझसे ज़ाहिर है उन लोगों को ज़्यादा पता होगा जो इस पे काम कर रहे हैं। ठीक, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने आपको सन स्पॉट्स बताए थे कि अमर्ज होते हैं, डार्क स्पॉट्स, वो असल में सूरज पर ऐसे स्पॉट्स हैं कि फ़र्ज़ करो कि एक टाइम T0 पे अभी हमने देखा तो वहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क स्पॉट्स है, सन स्पॉट जिसे कहते हैं। ये तकरीबन जब मैक्सिमम हों तो 100 के करीब होते हैं। ठीक है, ये होते हैं सूरज के इक्वेटर से पोल्स के दरमियान लैटिट्यूड्स जो हैं उन पर। ठीक, वहाँ पर नज़र आएंगे। फिर क्या है कि ये आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, डिके करते रहते हैं, अमर्ज होते रहते हैं, डिके करते रहते हैं, लेकिन आपको लगेगा कि एक वक्त में ये मैक्सिमम थे सोलर डिस्क पर। अगर ये सन का इक्वेटर है और हम एज्यूम कर लें ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, कुछ उधर हैं, कुछ इक्वेटर के इधर हैं नॉर्थ की तरफ। ये दोनों लिंक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये अगर साउथ है, ये नॉर्थ है, तो और उसके बाद जब ये पैदा हुए मैक्सिमम, और उसके बाद आगे यानी डिके होते रहे, बढ़ते रहे, एक वक्त आएगा कि इक्वेटर के करीब आके ये सारे, क्योंकि इनके अपोजिट थे ना पोल, साउथ नॉर्थ, तो वहाँ आके ये ऑलमोस्ट वैनिश हो जाते हैं। सो एक वक्त आता है तकरीबन 1 मंथ का पीरियड, 30-32 दिन, कि जब कोई भी सनस्पॉट नहीं होता सूरज पर। ठीक,
उसके बाद दोबारा अपीयर होते हैं मैक्सिमम। अब जब दोबारा अपीयर होते हैं तो वही बात है कि उन्हीं जगहों पर अपीयर होंगे और इधर भी। लेकिन अब क्या होगा कि जो साउथ पोल था वो नॉर्थ बन जाएगा और जो नॉर्थ था वो साउथ बन जाएगा। पोल एक्सचेंज करता है। और इसी तरह सूरज का अपना भी डायपोल है ना, उसका पोल भी इसी तरह इंटरचेंज करता है। अच्छा, ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम का टाइम पीरियड है 11 ईयर्स तकरीबन, एग्जैक्ट नहीं, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, यानी ऑलमोस्ट 11। लेकिन फ़र्ज़ करें कि ये साउथ पोल था, 11 साल के बाद नॉर्थ पोल हुआ, फिर 11 साल के बाद साउथ हुआ। इस साइकिल को सोलर साइकिल कहेंगे, 22 साल का सोलर का। और ये जो है कि नॉर्थ साउथ चेंज हो रहे हैं, आपको पता है कि अर्थ के भी होंगे। अर्थ का जो आज नॉर्थ पोल है ये साउथ बनेगा और जो साउथ है ये नॉर्थ बनेगा। साइंटिस्ट ये काम, जब मैं जापान में था तो लोग जो सिमुलेशन एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वो प्लाज्मा वगैरह और मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स कई इक्वेशन सेट करके कर, उस वक्त जो मैंने सुना था, क्योंकि अगेन मैंने इस पे काम नहीं किया, तो वहाँ मैंने सुना था कि तकरीबन ये जो इंटरचेंज है ये तकरीबन 10 ईयर्स का साइकिल है ज़मीन के लिए। सूरज पर तो 22 बल्कि 11 का समझ लेना, एकदम वो चेंज करता है, और वेरी सरप्राइजिंग। और ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है, तो वेरी डिफ़िकल्ट टू, मेरा तो ख्याल है कि ये प्रॉब्लम से काम कर रहे होंगे लोग कि क्या किसका। हाँ, जब ये ज़मीन का चेंज होगा उसका तो हमें पता ही नहीं चलता ना कि मैग्नेटिक फील्ड बड़ी स्मॉल है और हो रहा है हर फ्यू ईयर्स के बाद। ज़मीन का जब होगा तो ट्रिमेंडस चेंज आएगा। क्यों कि आपने देखा अभी कि ये सोलर विंड आ रही है, इधर से मैंने कहा कि वो मैग्नेटोस्फीयर हमें महफूज रखता है और फील्ड लाइंस उधर को ओपन होती हैं। अब आप समझें कि ज़ाहिर है ये कोई फ्यू सेकंड्स में तो नहीं होगा इस अमल का, या फ्यू डेज़ होंगे, फ्यू वीक्स होंगे कुछ जिसमें होगा। तो उस इंटरचेंज में मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिस्टर्ब होगी कम्प्लीटली। इस तरह के स्ट्रक्चर, आयनोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर, डेंजरस रेडिएशन अर्थ पर आएगी। अब वो लाइफ को क्या कम्प्लीटली एलिमिनेट करेगी या हार्म, नुकसान पहुंचाएगी और लोगों को बीमार करेगी, ख़राब करेगी, वो बर्ड्स पे, प्लांट्स पे वो बहुत कुछ असर। हाँ, वो सारा सब कुछ होगा। लेकिन जो रेडिएशन और वो जो आएगी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हाई एनर्जी पार्टिकल, वो तो डायरेक्टली डैमेज करेंगे ना हमारी स्किन को भी, हर चीज़ को, प्लांट्स को। 12 साल में होता है नहीं, वो तो सन का है ना, 11 साल, वो हम पर असरअंदाज नहीं होता। हम पर होगा अर्थ का, जो कि 10,000 साल या कितने साल हैं। लिहाजा ये 3-4 हज़ार साल पहले हो गया। अब हिस्ट्री में हमें नहीं पता कि कब हुआ था, वरना वो प्रिडिक्ट कर दें कि कब होगा। लेकिन हमारी उम्र इतनी नहीं है, लिहाजा ये हमारे सामने तो नहीं होना, लेकिन होना है इसमें चेंज। बस मेरा ख्याल ख़त्म ही है ये साइकिल। हाँ, अब था कि मैंने जैसे डिस्कस किया कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और यूनिवर्स में बिलियन, नॉन यूनिवर्स में, ठीक है, जो कि हमें मालूम है, उसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो ये जो सन और हमारी लाइफ है ये तो बेसिकली इस चीज़ की मोहताज है ना कि यहाँ पर पानी था, सॉइल थी, टेम्परेचर सूटेबल थे। तो आपको पता है जैसे बरसात आती है मेंढक पैदा हो जाते हैं वहाँ पर। और ये जो एवोल्यूशन है, अब जाहिर है ये बायोलॉजिस्ट और बायोकेमिकल रिएक्शंस जिसके कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, ये वो कैसे होते हैं, क्या जीन्स क्या चीज़ हैं, ब्रेक करती हैं, जनरेशन लाइफ क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है कि किस तरह लाइफ अपने आप को देखें, चाँद से एक चाँद पैदा नहीं हो सकता, सूरज से सूरज पैदा नहीं होता। हम लाइफ को यूँ अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जिसे हम लाइफ कहते हैं वो ये कहते हैं कि एक ही स्पीशीज़ अपने तरह के स्पीशीज़ पैदा करता है, दैट इज़ द लाइफ इन कॉमन वर्ड्स। अदरवाइज लाइफ तो इनकी भी है कि जिन्होंने डिके कर जाना है कुछ अरसे बाद, लेकिन जिस लाइफ को हम लाइफ समझते हैं वो ये है कि सेम स्पीशीज़ को जनरेट करते हैं। तो वो बायोलॉजी के प्रॉब्लम है। तो मेरा ये ख्याल है कि हम ये डेफिनेटली नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारे लिए पूरी कायनात है। मुझे ये चीज़ें देख के तो डर भी लगता है कि वी आर वेरी अनइम्पॉर्टेंट। और ये साइंस की प्रोग्रेस के साथ जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जन्म ले रहे हैं और लेंगे, उनमें से एक ये भी है कि आदमी अपने आप को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझ सकता जितना कि जनरली हम समझते हैं। तो दैट्स ऑल आई थिंक। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। क्योंकि मुझे पता है लेक्चर सुनना भी बोरिंग होता है बड़ा, तो
कोशिश तो मैंने की है कि क्वेश्चन वगैरह ना दिखाऊं, तो अगर कोई क्वेश्चन हैं तो मोस्ट वेलकम। अच्छा सर, ये मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा ना कि जिस तरह जो ये सूरज है ये एक गैस वो कर होता है, एमिट कर रहा होता है। अच्छा, और हमें ये पता है कि हर चीज़ का एक स्टार्ट है और हर चीज़ का एक एंड है। हाँ जैसे जो भी चीज़ लाइव है, जैसे अभी आपने कहा ना कि वो भी एक कुर्सी, वो भी हाँ हाँ टिकी होगी, हाँ, हम ठीक। भी टिके होंगे। तो क्या कोई ऐसा वक्त आएगा जब जो हमारा ये सन है, इसकी जो ये गैसेस हैं ये भी एंड हो जाएंगी? ये हाथ में रखूं? अच्छा बैठ जाओ जी। चलिए। क्या इसकी जो ये गैसेस हैं? ये मैं भूल गया टच करना जी। कि अब हमने क्या तो दिया कि सूरज तकरीबन 10 बिलियन ईयर्स इसकी एज है या क्या है, उसके बाद क्या होगा। अब चीज़ें ये हैं कि सूरज के अंदर मैंने कहा कि हाइड्रोजन जल रही है, ठीक है ना, अब मुसलसल जल रही है, हाइड्रोजन से बनेगी हीलियम। जितना सूरज का टेम्परेचर इस वक्त है स्कोर का, वो टेम्परेचर हाइड्रोजन को फ्यूज़ करने के लिए तो काफ़ी है कि हाइड्रोजन का फ्यूजन हो, लेकिन जब हाइड्रोजन सारी कंज्यूम हो जाएगी और सिर्फ हीलियम बचेगी तो वो टेम्परेचर इनसफिशिएंट है फ्यूजन के लिए। फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। अब क्या होगा कि चूँकि जैसे जैसे हाइड्रोजन बर्निंग कम हुई तो इसका टेम्परेचर पहले कम होगा क्योंकि फ्यूजन कम हो गए, ग्रेविटी एक्ट करेगी, इसको स्क्वीज करेगी, श्रिंक करेगी। नहीं, ब्लैक होल की तरफ नहीं, उसका भी ब्लैक होल का बनना, वाइट डॉर्फ का बनना और डिफरेंट स्टार्स का डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर मौजूद है। वो इसलिए कि अभी मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अगेन कि मैं ऑथेंटिक नहीं हुई लेकिन एक आपको फ्लेवर देता हूँ कि ये हो क्या रहेगा मैकेनिज़्म। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, कॉन्ट्रैक्ट किया तो डेंसिटी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, हीलियम फ्यूज़ होना शुरू हो जाएगी, लिहाजा हीलियम का फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो गया। अब वो टेम्परेचर जो था वो जो हाइड्रोजन के फ्यूजन के टाइम था उससे ज़्यादा है कोर का, ठीक है। वो टेम्परेचर जब ज़्यादा हो गया तो उसने इस स्टार को फिर एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। एक वक्त आएगा, अगर ये प्रोसेस ट्रू है, कि सूरज का रेडियस इतना बड़ा हो जाएगा कि मरकरी जो है वो सूरज उसको खा जाएगा, वो उसके अंदर इतना बड़ा होता जाएगा कि मरकरी गायब। इसको रेड जाइंट स्टार कहते हैं। ये रेड जाइंट की फॉर्म होगी, ठीक। इसका टेम्परेचर सरफेस का कम होगा जो आ जाए, लेकिन चूंकि सरफेस बहुत बड़ी होगी तो चमक ज़्यादा होगी। ये है रेड जाइंट की सूरत। इसके बाद जो होगा वो ये है कि ज़ाहिर है ये अपनी एनर्जी लूज़ करेगा ना, तो इसकी कुछ आउटर लेयर्स शायद वो ये फेंक देगा फ़ज़ा में, और जो अंदर का रीजन रह जाएगा वो रिएक्शन में कंप्रेस होके छोटा, बहुत छोटा स्टार बनेगा जिसे वाइट डॉर्फ कहते हैं। वाइट डॉर्फ का ये है कि उसके सेंटर में अब वहाँ पर फ्यूजन भी ख़त्म हो गया, एनर्जी नहीं है कि वो हीट से एक्सपेंड करे, ग्रेविटी ने उसे कंप्रेस करना है। अब कौन सी फोर्स है कि जो उस मास को बिल्कुल गोली की तरह ना बना दे? वो है फोर्स जो कि क्वांटम मैकेनिक्स से आती है, जिसे डीजेनरेसी कहते हैं। उसका मतलब ये है, अगर आप मतलब फिज़िक्स के नहीं तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जितने पार्टिकल्स इस वॉल्यूम में आ सकते थे, जितना उसने वॉल्यूम अटेन कर लिया, उससे ज़्यादा पार्टिकल आ नहीं सकते। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं आने दूंगी। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ इतने हैं कि वो कहते हैं कि अब और इलेक्ट्रॉन्स को मैं नहीं आने दूंगी। अब ग्रेविटी खींचने की कोशिश कर रही है, ये वाला जो प्रेशर है इसे डीजेनरेसी प्रेशर कहते हैं। ये डीजेनरेसी प्रेशर उसको जो है वो बैलेंस करेगा ग्रेविटी को, लिहाजा ये वाइट डॉर्फ स्टार बन जाएगा। अगर जैसे मोहतरमा ने कहा कि ब्लैक होल जो मैं समझता हूँ वो ये होता है कि अगर मास इर्द गिर्द बहुत है, जैसे सूरज के गिर्द कोई गैसेस नहीं है कि जिसको ये अट्रैक्ट करना शुरू कर दे, अदरवाइज सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी जैसे आपने सुना ना, अगर सूरज के गिर्द गैसें होती हैं ना तो चूंकि इसकी अट्रैक्शन है और ये अट्रैक्ट कर लेता, ये ज़मीन को भी खींच सकता है, लेकिन इसलिए नहीं खींच सकता कि ज़मीन की वेलोसिटी है। अब ये भी जो इसका ओरिजिन है ना, अगर हम उसमें जाएं तो कोई प्लैनेट स्टेशनरी नहीं रह सकता, सूरज खा जाएगा। ये सिर्फ उसकी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो उसको बचा के रख रही है, हर जगह बैलेंस है।
अब वहाँ पर यह है कि अगर सूरज के गिर्द गैसेज होती हैं और मटेरियल होता, वो उसे खींचना शुरू कर देता। खींचता तो क्या होता, उसका मास बढ़ता जाता, सेंटर में टेम्परेचर बढ़ता जाता, और एक स्टेज फिर ऐसी आती है कि वो टेम्परेचर ग्रेविटी बैलेंस नहीं कर सकती, वो फट जाता है, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि जिस सितारे के पास मटेरियल ज़्यादा है इर्द गिर्द, सूरज के पास नहीं था लकीली, लिहाजा वो सूरज बन गया, हम पैदा हो गए, सारा कुछ। और लेकिन हमारी लाइफ तो एक मतलब बचपन में एक शेर हमने पढ़ा था, शायरी से चूँकि इंटरेस्ट है, मीर दर्द वगैरह सूफियाना, तो उसमें था कि ये हम तो उसकी तरह हैं, बिजली की चमक की तरह या शरारे की तरह हमारी लाइफ है। तो मैं कहता जी क्या मतलब, अभी उम्र पड़ी है, ये कहते हैं कि बरको शरार की तरह है। तो अब जब पूरी यूनिवर्स को देखो तो लगता है सही है, लेकिन हमें जो इस पर गौर करने की आदत नहीं, क्योंकि माशरे में जनरली मैं तो बड़ा खुश हूँ कि कुछ ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं कम इसमें लेता हूँ ब्लैक होल। खुदा करे कि यहाँ ज़्यादा लोग आना शुरू हो और साइंटिफिक अगर हमारी ये गुफ्तगू शुरू हो, क्योंकि इसका एंड कोई नहीं, किसी के पास सारे आंसर्स नहीं हैं, लेकिन जहन खुलते हैं और एक दूसरे से लर्न करते हैं, तो हमें तो सिखाया ही कुछ और जाता है। तो अगर आप कहें तो ख़त्म करते वक्त मैं आपको एक नज़म का बंद सुना दूं, ताकि थोड़ी सी तबीयत हरी हो जाए कि नहीं है इसका। मुझे पूरी याद नहीं, मैं पहले 2 बंद सिर्फ सुना देता हूँ कि उसका उन्वान था कि अफ़यून हैं माजी के फसाने। तो इसके पहले 2 बंद हैं कि ज़ाहिर भी वही, आँख से पिन्हा भी वही है, भगवान भी अल्लाह भी यज़दां भी वही है, गर्दों के सितारों में दरख्शां भी वही है, ईमां भी वही हासिले ईमां भी वही है, सजदे में कोई है तो कोई महवे दुआ है, मालूम किसी को नहीं वो कौन है क्या है, कम फहम डराता है बहुत इश्क़ बुतां से, थकता नहीं दिन रात ये हूरों के बयां से, कम फहम डराता है बहुत इश्क़ बुतां से, थकता नहीं दिन रात ये हूरों के बयां से, नक्शा यूं बताता है जहन्नम का ज़ुबां से, लगता है कि वाइज़ अभी आया है वहाँ से। हर बात बस एक बात छुपाने के लिए है, ज़ाकिर का सुखन सिर्फ रुलाने के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि हमें थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें जिसकी कोई हद नहीं वो होना चाहिए, और ये बहुत बड़ा अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो और भी, तो मेरे एक ख्वाहिश थी वैसे, वो पता क्या, मुझे पता नहीं था, ये मैंने असल में पब्लिक लेक्चर पहला दिया है, तो मैं समझता था कि इंस्पायर करने के लिए शायद ये भी ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च भी रखो, ताकि पता चले कि हम लोग भी कोई रिसर्च कर रहे हैं। और ये शौक़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बाप बेटे में झगड़ा भी हो जाता है, उसकी फील्ड और है वैसे, मैथमेटिक्स भी अच्छा उसका, क्योंकि अमेरिकन ट्रेनिंग है, मेरी ये यहाँ की, लेकिन हम दोनों में इत्तेहाद भी नहीं होता, लेकिन जब मिलते हैं तो डिस्कशन शुरू हो जाती है। जब मैं बच्चा था तो मेरी वालिद साहब के साथ ये हाल था, वो शायर थे, उनको शायरी का शौक़ था और तसव्वुफ़ का, मेरी ट्रेनिंग सूफियाना हुई है, वो सुनाते थे शेरो अदब, और सारी रात में उनके पास बैठा ये बातें सुनता था। तो मैं समझता हूँ कि ये माहौल पैदा करना, क्योंकि मैं ज़्यादातर आइसोलेट रहा हूँ तन्हाई में, क्योंकि माशरे में ज़ुबान खोलते हुए भी यहाँ डर लगता है। सौदा का भी एक शेर सुना देता हूँ फिर ख़त्म करते हैं। वो उसका शेर है, वो कहता है कि ना पूछो मुझसे मेरा हाल, टुक दुनिया में जीने दो, खुदा जाने मैं क्या बोलूँ, कोई गमाज क्या समझे। तो और बल्कि फिर एक शेर और याद आ गया, ये शायद ज़फ़र अली ख़ान का है, वो कहता है यहाँ नाम इश्क का लेना, यहाँ नाम इश्क का लेना है, यहाँ नाम इश्क का लेना, अपने पीछे बला लगा लेना। तो वो फिर बंदे करते हैं बात संभल के, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि किस तरह इसकी लाइफ होनी है। और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है जो मुझे नहीं पता, कॉस्मोलॉजी के लोग जानते हैं, कि सपोज़ ये वाइट डॉर्फ बन जाता है, ठीक है, अब कई सितारे ब्लैक होल बनेंगे, कुछ वाइट डॉर्फ बनेंगे, जॉइंट ये वो, सो फाइनली क्या होगा। अब वो कॉस्मोलॉजिस्ट जो हैं, जो उसको थ्योरी को फिर मैं पूरी तरह नहीं समझता, वो ये कहते हैं कि कायनात 2-3 एक्सपेक्टेशन हैं कि ऑसिलेट करेगी, कि फिर वापस आएगी,
कंडेंस होगी, फिर ये चलता रहेगा सिस्टम। कुछ कहते हैं कि ये पता नहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगी कि क्या होगा, तो इस तरह की थ्योरीज हैं, लेकिन ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन जिन चीज़ों को पता है उन पर बात करना ज़्यादा ईजी लगता है। हाँ, शायद ये भी है, मुझे इसका नहीं, हो भी सकता है ये। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन थी कि जो सोलर साइकिल है उसका अर्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। यार जहाँ तक मुझे पता है ना, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता, इसलिए कि एक तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है सूरज की, ज़मीन तक आते आते, और ऊपर से उस मैग्नेटिक फील्ड को हमारी मैग्नेटिक फील्ड ने स्टॉप किया हुआ है, लिहाजा उससे हमें इतना डेंजर नहीं है। हमें डेंजर ये है कि अगर हमारी फील्ड अपनी, देखो मैं मैग्नीट्यूड्स में बताता हूँ आपको कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मेरा ख्याल है उस्मान 0.3 गाउस है, शायद 0.3 0.4, ठीक है, पॉइंट तो समझ लें ना, 0.4 यानी एक से भी कम, अगर गाउस छोड़ दें यूनिट है। तो सूरज की जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अर्थ पे हम एस्टिमेट करें या अर्थ से बाहर सैटेलाइट से, तो वो नैनो या माइक्रो गाउस में है, बहुत कम है, तो इसलिए उसका हमें कोई इतना वो नहीं पड़ता। हेलो सर। सर यूनिवर्स में तो सन से 10 गुना बड़े सितारे मौजूद हैं। हाँ, तो हम लोग क्यों डरे हुए हैं कि एक ये जो सूरज है जिस पे हम डिपेंडेंट है ये ख़त्म हो जाएगा, बर्निंग फ्यूल इसका ख़त्म हो जाएगा? हाँ नहीं, वो इसलिए डरे हुए हैं कि हम सूरज के साथ बंधे हुए हैं, जैसे, क्योंकि हम सूरज से अलग हो नहीं सकते, ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी नज़मों में भी ये आइडियाज़ ना, मतलब एक ख्याली सुपरनोवा मैंने बनाया था, और उसमें ये इमेजिन किया था कि अगर सूरज से ज़मीन, फ़र्ज़ करें कोई सितारा आता है, अब वो यकलख्त नहीं आएगा, अब साइंस इतनी एडवांस हो गई कि हमें पता चल जाएगा। मैंने इमेजिन किया था कि अचानक आया और ज़मीन और सूरज का रिश्ता टूट गया तो क्या होगा। और उसमें यह था कि जितने सैयारे वफाकेश थे खुद सर निकले, वक्त की तरह बुरे दोस्त से बदतर निकले, इस तरह हल्का खुर्शीद से बाहर निकले, जिस तरह धागे से बांधा हुआ पत्थर निकले। तो वो है, हम सूरज की इसलिए कह रहे हैं, पहली बात तो ये डरने की ज़रूरत नहीं कि सूरज ने बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद उसकी मौत वाक़ई होनी है। मौत से मुराद है कि एक नई ज़िंदगी मिलेगी, ये फॉर्म नहीं रहेगी। तो हमारी उम्र तो अब मेरी तो खैर अब चंद साल ही शायद हो, बाकियों की हुई भी तो 50 100 70 साल होगी, तो वो बिलियन ईयर में तो है ही नहीं ना उसका शुमार, इसलिए फ़िक्र नहीं। लेकिन वजह यह है कि दूसरे किसी सैयारे ने हमें नहीं पूछना आसमान पर, ज़मीन चल पड़ेगी अकेली, ना सुबह होगी ना शाम होगी। तो और कोई बस ठीक है, तो इस तरह स्पेस को इमेजिन करें तो बहुत मज़ेदार ये नशा है। ये भी बिल्कुल शायरी है कि आप इमेजिन करें कि हम खला में जा रहे हैं, कोई सूरज नहीं है, ना शाम होनी है ना सुबह होनी है, मर तो जाएंगे लेकिन वो बड़ा ट्रेजिक लम्हा होगा जितने देर भी ज़िंदा रहेंगे। तो चलो, दिस इज़ वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच जो भी ये ब्लैक होल के लोग हैं। और मेरा अपना वैसे ये ख्याल है कि ये काम जिन्होंने भी किया, और मेरा ख्याल है परवेज़ ऊद भाई का इसमें खैर बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे अंदाज़ा ये है कि क्योंकि हल्का बाब ज़ौक़ एक जगह थी ना, शायरों वगैरह ने ये चीज़ें बनाई हुई थी, साइंस के लिए और इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस के लिए कोई जगह नहीं थी। तो अब मेरी ख्वाहिश दुआ है कि ये चलता रहे, ऐसा ना हो कि 1-2 बंदों के बाद ये ख़त्म हो जाए, ये कोई सोचना चाहिए कि कॉन्टीन्यूअस रहे। बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का भी शुक्रिया।